कोविड-19 की समस्या से जूझ रहा है, तो सभी को मैं ये बताना रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना ध्यान रखें और सरकार द्वारा दी गई पालनाएं सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं का पालन करें। सो ये रोज सुनते हुए कॉलर ट्यून के साथ मैं आज अपना सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। So I am Santosh from SCOE IT third year. I'm very happy and thankful that so many people have joined us. It feels very good when people support and contribute when there is something good happening. Yes. So today we are going to start. Now we are going to start our session. So before starting our session, I would just like to interact with you people. Okay. So we'll get to know each other now. So I would call out some names and they could introduce themselves. Okay, like from which college they are. Obviously, they all are from, I think, SCOE college, and they could say their department or from which year they are. So I call out some names. Abhijit Devgire. Abhijit Devgire, are you there? Abhijit Devgire. I think he just left the meeting. See, no need to worry, right? We are also, you can think us as your friend, right? We are just more than a year senior than you or equal to you. So just be friendly with us. You could introduce yourself, like from which year you are. It would be, a very interactive session. Please support and okay. Gaurav Bhasme, could you please introduce yourself? थोड़ा चलो यार, इंग्लिश नहीं, हिंदी में ही बात करते हैं। थोड़ा अपने बारे में कुछ बताओ ना गौरव भस्मे। हेलो। डोंट बी शाई, राइट? यू आप बात कर सकते हो, आप बता सकते हो आप कौन से ईयर से हो या कौन से डिपार्टमेंट से हो। मैं और कुछ पिछले सेशन के नाम हैं। हेलो, कोई बोलना चाहता है? हाँ गौरव, आई थिंक इट्स यू। गौरव, आप बोल सकते हो। आई थिंक आपका माइक का इशू है। कोई बात नहीं गौरव, हम आपसे आपके पास वापस आते हैं, किसी और से बात करते हैं। ओमकार चौहान, आप कुछ अपने बारे में बताइए ना। ओमकार चौहान, यस। आप कौन से डिपार्टमेंट से हो, कौन से ईयर से हो, ये बताइए। आई एम फ्रॉम सेकंड ईयर आईटी डिपार्टमेंट एससीओई। अच्छा ओमकार, आपको शायद अच्छा लगेगा, मैं भी आईटी डिपार्टमेंट से ही हूँ। मैं बस आपसे 1 साल बड़ा हूँ, थर्ड ईयर में हूँ। तो बस कोई इसमें ऐसा शाई फील करने की बात नहीं है। जस्ट वी आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स। ओके। तो और लोगों से हम बात करते हैं। हम सेशन जल्दी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा हम पहले इंटरेक्ट कर लेते हैं। ओके। और ओमकार जोशी, ओमकार जोशी। हेलो। हाँ हेलो, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए ओमकार जोशी। मैं एससीओ में सेकंड ईयर में आईटी डिपार्टमेंट में। अच्छा, तो आई थिंक मुझे तो सभी अभी आईटी डिपार्टमेंट के ही मिल रहे हैं। तो अगर आपने आईटी डिपार्टमेंट का इंडक्शन अटेंड किया है तो मैं भी उसमें था, तो फिर आप मुझे अच्छी तरह से पहचान पाओगे फिर तभी। ओके। और हम कुछ लोगों से बात करते हैं। चलो अभी कोई लड़की से बात करते हैं। आरती फराटे, थोड़ा आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, आप कौन सी ईयर से हो? हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। आई एम आरती फराटे फ्रॉम सीएससी सेकंड ईयर कंप्यूटर डिपार्टमेंट एससीओई। ओके आरती, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। एंड और कोई कंप्यूटर वाले हैं यहाँ पर?
जो खुद से मतलब वॉलंटियर करेंगे और अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? हाँ यस, यस। मेरा नाम गौरव चौथे हूँ है, और मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट से हूँ सेकंड ईयर में, और मैं अहमदनगर से हूँ। वेरी गुड गौरव, थैंक यू। और हम बात करते हैं कुछ लोगों से। सो हम ये इंट्रोडक्शन तो लेंगे ही लेंगे, तो हम ये भी एक पूछते हैं कि प्रोग्रामिंग मतलब उनको प्रोग्रामिंग के बारे में क्या लगता है। ओके, तो जो भी अभी जो इंट्रोडक्शन देगा वो बता सकते हैं कि उनको प्रोग्रामिंग के बारे में क्या लगता है। हेलो। ओके, हाँ कुमार बोलिए। हमारा तो इंट्रोडक्शन हो गया भैया, आप आपके बारे में तो बताओ थोड़ा, मतलब। हाँ जरूर 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 कुमार, आप शायद थोड़ा लेट ज्वाइन हुए, मैंने पहले ही मेरा इंट्रोडक्शन दिया था। सो फिर से मैं मेरा एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है संतोष, मैं SCOE IT डिपार्टमेंट के थर्ड ईयर से हूँ, फिलहाल 5th सेमिस्टर में हूँ। ओके, सो शायद इतना मेरा इंट्रोडक्शन काफी है। सो नेक्स्ट मनीष पोद्दार। मनीष पोद्दार आप हो? यस यस। हाँ मनीष, तो बताओ ना आप कौन से डिपार्टमेंट से और आपको प्रोग्राम के बारे में क्या पता है? I'm from computer department, SCOE second year. हाँ तो प्रोग्रामिंग मतलब मुझे इतना पता नहीं था पहले, जब मैंने एडमिशन लिया तभी इस फील्ड में एंटर हुआ हूँ मैं। तो बेसिक प्रोग्रामिंग अभी अभी मालूम है, ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए और आप प्रोग्रामिंग में जल्दी मास्टर कर जाएंगे। और कुणाल पाटिल, कुणाल पाटिल मुझे याद है मैंने पिछली बार भी आपसे बात किया था, तो आपको क्या लगता है, आप भी वापस एक बार बता देंगे कि प्रोग्रामिंग आपके लिए क्या है और आपको क्या लगता है प्रोग्रामिंग के बारे में? चलो और बताओ, कुणाल पाटिल आप हो? चलो कोई नहीं, शायद कुणाल का माइक में कोई इशू है। हेलो, Am I audible? हाँ यस यस कुणाल, आप सुनाई दे रहे हो, आप बता सकते हो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 11th एंड 12th में था प्रोग्रामिंग थोड़ा सा, तो उसमें सिर्फ C++ की इंट्रोडक्शन हुआ था हमें। एंड फर्स्ट ईयर में आई हैड पाइथन, बट ड्यू टू दिस कोविड पैंडेमिक इट वाज कैंसिल्ड, सेमेस्टर वाज कैंसिल्ड। सो ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, जस्ट जो बेसिक लूप्स हैं और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट से वही यूज करना आता है, इफ, फॉर लूप एंड ऑल द अदर पार्ट्स। कोई बात नहीं, ये इस टाइम के लिए ये बहुत काफी है कुणाल, और हम आगे बहुत सीखने वाले हैं, डोंट वरी। एंड चलो फिर हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने मैक्सिमम कुछ लोगों से इंट्रोडक्शन लिया है, कुछ लोगों से बातचीत की है, और भी हम बातचीत करते रहेंगे पूरे सेशन में। ये एक पूरा इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है, सो आप बिल्कुल बिना डरे जवाब दे सकते हैं। सो आज का, जैसे आपने देखा होगा, ये अपना एजेंडा आज का है गेट टू नो ईच अदर। ये तो हमने थोड़ा बहुत कर लिया। एंड डाइव इनटू C++ DS एरेज, ये तुमको पता चलने वाला है। प्रॉब्लम वॉक थ्रू, ये भी तुमको पता चलने वाला है। और रैपिड फायर प्रॉब्लम्स, ये सब तुमको पता चलने वाला है। एक बहुत अच्छा चीज हमने प्लान किया है, वो सब आगे आपको पता चलने वाला है। सो उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सो अभी मेन हम इस कॉलेज में हैं, किस किस को प्लेसमेंट की बहुत ज़रूरत है ये बताओ। मतलब किस किस को प्लेसमेंट में जाना है, किस किस को हायर स्टडीज में जाना है, या फिर किसी को लगता है मैं बस प्लेसमेंट के लिए मतलब हूँ, मुझे प्लेसमेंट पहले लेना है, बाद में मैं हायर स्टडीज का देखूंगा। कोई है जिसके लिए प्लेसमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हायर स्टडीज से? हम पूछते हैं ऋतुजा शास्त्री, आप हो ऋतुजा? हेलो ऋतुजा शास्त्री, आई थिंक वो नहीं है। हम किसी और से बात करते हैं। नीरज लोहानी, नीरज? यस। तो आपको क्या प्लेसमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आप हायर स्टडीज को जाना चाहते हो? मतलब आप पहले प्लेसमेंट लोगे या हायर स्टडीज को जाओगे? तो पहले तो प्लेसमेंट लेना जरूरी है, मतलब
प्लेसमेंट लेके रखेंगे, अगर फिर हायर स्टडीज में कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो प्लेसमेंट एक बैकअप ऑप्शन रहना चाहिए। हाँ जरूर, बहुत अच्छा है। फिलहाल मेरा पर्सनल, मुझे तो प्लेसमेंट लेना जरूरी है। लाइक मैं हायर स्टडीज भी देखता हूँ, लेकिन आई फील प्लेसमेंट इज बेटर ऐसा। तो और हम लोगों से पूछते हैं, तन में आपको क्या लगता है, आपको आप प्लेसमेंट लेंगे या फिर हायर स्टडीज को जाएंगे? तन्मय के शुक्ला विनय, आप हो शुक्ला विनय? चलो कोई नहीं, मैं ये मान के चलता हूँ कि प्लेसमेंट सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सो हायर स्टडीज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल प्लेसमेंट को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देके चलते हैं। सो अभी तुमने देखा ही होगा हमारा सेशन का स्टार्टिंग में जो था, सीपी फाउंडेशंस विद सी प्लस प्लस, सीपी इन द सेंस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने से ही प्लेसमेंट होगी, या आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल है, या फिर आपने किसी को देखा है अपने सीनियर में से या अपने रिश्तेदारों में से जिसने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की नहीं हो, फिर भी उसकी थोड़ी अच्छी खासी प्लेसमेंट हो गई अच्छे खासे पैकेज के साथ? तो आप बता सकते हो फ्रेंडली कि बिना सीपी किए भी प्लेसमेंट हो जाता है? तो क्या सीपी रियली इतना इंपॉर्टेंट है, हम ये थोड़ा आपसे जानते हैं। ओके, सो कृष्णा दवालकर। यस, हाँ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है इम्पोर्टेंट। मीन्स जब अपन प्लेसमेंट में जाते हैं तो जब कोडिंग इंटरव्यू होता है ना, तो वो टाइम पे वही एटमॉस्फेयर अपन मीन्स पहले ही फेस कर चुके होते हैं। मीन्स कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में भी अपन जब ऑनलाइन कॉन्टेस्ट अटेंड करते हैं तो वो हाँ। जो एटमॉस्फेयर अपन पहले एक्सपीरियंस हो चुका होता है, तो प्लेसमेंट के टाइम कोडिंग इंटरव्यू के टाइम इजी भी पड़ता है और उसका एक्सपीरियंस अपने को काम आता ही है। हाँ वो तो है, आपने बिल्कुल सही कहा कृष्णा। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेसमेंट्स में मदद करता है, ये तो 100% ट्रू है। ऐसा है क्या, मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की है तो ही प्लेसमेंट होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मीन्स पर हेल्पफुल रहेगा। हाँ हेल्पफुल रहेगा। सो ऐसा ही होता है, मतलब अगर हम कोई एग्जांपल सुनते हैं, हमारे कोई सीनियर्स वो बताते हैं, हम कॉम्पिटिटिव सपोज सोच लेते हैं हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत इन्वॉल्व है, पूरा हम टाइम उसी को ही दे रहे हैं, तो हमारे कोई सीनियर्स हमको बोल सकते हैं ना कि अरे मेरा तो बिना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग किए ही हो गया था, बहुत ईजी होता है, वैसा कुछ नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना जरूरी। तो हमको लगता है ना कि क्या ये जरूरी है करना, मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ ना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, प्लेसमेंट के लिए बस थोड़ा बहुत करके मेरा हो जाएगा। ऐसा तो मैक्सिमम कभी ना कभी किसी ना किसी के जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा है उसके दिमाग में आता है ना, प्लेसमेंट जिसके हो रहे हैं उनके देखकर। जो जो मेरी ये बात से एग्री करता है ना, वो यहाँ पर जो रेज हैंड का जो बटन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करे। हाँ बहुत, आई थिंक बहुत जन इस बात से एग्री करते हैं। ग्रेट, सो थैंक यू। बहुत जन इस बात से एग्री करते हैं। तो इसीलिए हम ये समझने के पहले कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या रियली इतना इंपॉर्टेंट है, बिना इसके प्लेसमेंट नहीं होगा क्या, मैं थोड़ा बहुत कर लूँ तो हो जाएगा क्या, ये मैं सब तुमको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग क्या है और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या है। ओके, नॉर्मल प्रोग्रामिंग वर्सेस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो पहले हम समझ लेते हैं कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग क्या है। ओके, सो नॉर्मल प्रोग्रामिंग, अब नॉर्मल प्रोग्रामिंग में हम किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कोई बताना चाहेगा? वैसे तो मेरे पीपीटी में दिख रहा है, लेकिन खुद से कोई बताना चाहेगा कि हम किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस नॉर्मल प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करते हैं? कोई खुद से वॉलंटियर होकर बताना चाहे तो बता सकता है, या फिर मैं ओके बताओ, आकाश कुंभार आप बता सकते हो। आकाश, ओके। असित वोरा, आपको क्या लगता है नॉर्मल प्रोग्रामिंग मतलब क्या है? Just like the overview of all the different disciplines inside the programming. Yes, it's right. You are going right. So
लाइक जैसे आसिफ ने बताया एक ओवरव्यू, जैसे कि अब मुझे जो समझता है नॉर्मल प्रोग्रामिंग के बारे में आपको बताता हूँ। नॉर्मल प्रोग्रामिंग में हम एक क्लासिक क्वेश्चंस ऑफ डीएसए से सॉल्व करते हैं। क्लासिक क्वेश्चंस मतलब क्या? क्लासिक क्वेश्चंस मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस जिससे हमको वो डीएसए के बारे में आइडिया आ जाता है कि ये कैसे वर्क होता है, मतलब ये कैसे यूज किया जाता है, ये हमको आइडिया आ जाता है। इसमें हम क्लासिक क्वेश्चंस ऑफ डीएसए इंक्लूड करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल्स में लिखा है लेवल ऑर्डर ऑफ अ ट्रैवर्सल, रिवर्सल लिंक लिस्ट, ओके, रिवर्स एन एरे, लेफ्ट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। अब जिनको ये लिंक लिस्ट, एरे, बाइनरी ट्री पता नहीं है वो बिल्कुल टेंशन ना ले, आगे तुमको सब कुछ क्लियर किया जाएगा। ये सब क्या होता है आगे हमारे बहुत सेशंस होने वाले, तो उसमें तुमको ये क्लियर किया जाएगा, डोंट वरी। ये होता है क्लासिक क्वेश्चंस ऑफ डीएसए। और नॉर्मल प्रोग्रामिंग में और क्या होता है? डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन। मतलब आपको बता रहे हैं ना, प्रिंट एन एरे या रिवर्स एन एरे, मतलब आपको पता चल रहा है कि हमको एक एरे दिया गया है उसको रिवर्स करना है, एक लिंक लिस्ट दिया गया है और उसको रिवर्स करना है। ओके, सो ये होता है नॉर्मल प्रोग्रामिंग। आई थिंक इससे तुमको थोड़ा आइडिया आ गया कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग क्या है। मतलब वही अपने क्लासिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस और डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन अपन कर दे रहे हैं। ओके, एग्जांपल के लिए जो हमारे असाइनमेंट के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम ले सकते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट अभी देखते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं? इसमें क्वेश्चन होता है इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी। स्टोरी मतलब एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, हमारे पास एक बंदर है, ओके, और हमारे पास एक कोकोनट का फार्म है। अब इस बंदर को तोड़ने है कोकोनट, तो ये एक ट्री पे जाएगा, वहां से कोकोनट तोड़ के उसके लेफ्ट राइट ट्रीज पे जाके कोकोनट्स तोड़ेगा। तो ये बंदर को अपनी मदद चाहिए, वो बोल रहा है कि मुझे जल्दी से जल्दी करना है, मुझे एक एफिशिएंट मेथड बताओ यहाँ से वहां कूदने का कि मैं ये जल्दी से जल्दी मेरा ये काम कर सकूं। सो अभी देखो, अगर नॉर्मल प्रोग्रामिंग में ये होता था तो कैसे होता था कि एक ट्री है, हमको उसका लेवल ऑर्डर ऑफ ट्रैवर्सल निकालना है ना, ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग में। लेकिन अभी देखो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आ गए तो यहाँ पर बंदर है, कोकोनट है, फिर हमको इसको सजेस्ट करना है कि कौन सा एफिशिएंट होगा। मतलब थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है ना समझने की, डायरेक्ट हमको पता नहीं चल रहा है क्या करना है। सो हम देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इस क्वेश्चन को ब्रेक करके इसको समझते हैं। ओके, मतलब इसको ही हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। हम इसको समझते हैं, इसके कितने मेथड्स है वो हम देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम एक बेस्ट डीएसएन एल्गोरिथम चूज करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, जैसे हमारे इसमें हो गया ट्री डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, एंड फिर हम इसके लिए एक ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन निकालेंगे। ऑप्टिमाइज्ड मतलब वो बंदर जल्दी से जल्दी ये कर सके, राइट। सो हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कुछ ऐसा काम करते हैं। तो आई थिंक तुमको एक आइडिया आ गया नॉर्मल प्रोग्रामिंग क्या है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या है, कहानी के टाइप में इसमें क्वेश्चंस होता है, हमको ब्रेक करके प्रॉब्लम सॉल्व करके बेस्ट डीएसएन एल्गोरिथम यूज करके एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लाना होता है, राइट। एंड नॉर्मल प्रोग्रामिंग में आने की बात की तो फिर डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन है, अपने को पता है कौन से डीएसए पे वर्क करना है, बस उसको इंप्लीमेंट करना है और क्लासिक क्वेश्चंस होते हैं। सो ये हो गया नॉर्मल प्रोग्रामिंग और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सो व्हाट आर द फ्यूचर बेनिफिट्स? अब मैंने तुमको ये तो बता दिया, लेकिन व्हाट आर द फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? ये तो सोचने वाली बात है ना। अब जो भी हम मैक्सिमम काम करते हैं वो तो बेनिफिट के लिए करते हैं, तो फ्यूचर बेनिफिट्स क्या है? इसके लिए मैं कंपेयर करना चाहूंगा सीपी और इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री इन द सेंस जिस इंडस्ट्री में तुम जाके काम करने वाले हो, द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जिसमें तुमको प्लेसमेंट मिलने वाला है। ओके, सो सीपी में हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। ओके, मैं पहले सीपी की बात करता हूँ। तो उसमें से एक बेस्ट डीएसएन एल्गोरिथम चूज कर रहे हैं, एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, फिर वहां पर हम बहुत सारे लोगों के साथ कंपीट कर रहे हैं। ओके, अब इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में तुम्हारा कोई हायर ऑफिशियल है। ओके, तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट है, तुम्हारे पास एक हायर ऑफिशियल है, और वो हायर ऑफिशियल तुम्हारे पास आता है और बोलता है मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए मेरे प्रोडक्ट में, मुझे ये फीचर ऐड करना है। तो उसके लिए तुम क्या करो, पहले तुम सोचोगे ना ये फीचर का क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, मैं ये चेंज करने से क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब तुम समझोगे उसको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, वो उसका नीड क्या है वगैरह, वो सब समझ के तुम प्रोसीड करोगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे तुम, वो जो पहले से ही प्रोडक्ट बन चुका है ना, ऐसा नहीं कि तुम ही हो जो पहले से स्टार्ट कर रहे हो, बहुत ऐसा प्रोडक्ट पहले से ही बन चुका है, तो उस पर भी बहुत सारे इंजीनियर्स ने वर्क किया है, तुम उसका फ्लो समझोगे। ओके, फ्लो समझते समय तुमको डीएसएन एल्गोरिदम का तो नॉलेज होना कंपलसरी है, क्योंकि उन्होंने भी कोई डीएसएन एल्गोरिदम यूज किया होगा ना, तो वो समझना जरूरी पड़ जाता है। तो फ्लो को तुम समझोगे और समझोगे कि
मेरे कोड में पहले से ही कुछ है क्या, मैं वो मेरे इस नए फीचर में ऐड कर सकूं। ओके, ऐसा तुम देखोगे, फिर तुम वो सब समझ के एक ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन दोगे। ओके, ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। और तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो हर वक्त तो बाकी टीम्स और बाकी कंपनीज के साथ कंपटीशन में रहता ही है, तो जो बेस्ट देगा वही अच्छा वर्क होगा, राइट। सो ऐसा होता है इंडस्ट्री में। तो अभी हम देखें तो ऑलमोस्ट सेम लगता है ना, इंडस्ट्री में जो वर्क हो रहा है और सीपी में जो हम कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम है ना। जिसको ये जो भी ये एग्री करते हैं वो प्लीज अपना हैंड रेस करें। यस, हैंड रेज हो रहे हैं बहुत सारे। सो आई थिंक बहुत सारे लोग ये एग्री करते हैं कि हम जो सीपी में रोज करते जाते हैं, 1000 लोगों से 2000 लोगों से compete करते जाते हैं, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देते जाते हैं, इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, हमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है, सीपी में पहले ही दिन करने से तुम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दे नहीं पाओगे, तुमको वर्क करते रहना पड़ेगा। इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही होता है, पहले तुम जाते ही तुमको एक बड़ा प्रोडक्ट हाथ में दिया नहीं जाता है, तुमको पहले सिखाया जाता है, तुमको वर्क किया जाता है, ऐसे ही कुछ होता है ना। तो आज नहीं तो कल तुम एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन तो दे ही दोगे। ओके, सो आई थिंक सीपी एंड इंडस्ट्री बहुत मैच करता है। तो आप यहाँ पर क्रोनोलॉजी तो समझ ही गए होंगे ना कि सीपी और इंडस्ट्री ऑलमोस्ट एक होता है। तो अगर सीपी और इंडस्ट्री ऑलमोस्ट है कि हम सीपी में पहले से ही अच्छा करें तो इंडस्ट्री में और अच्छा कर पाएंगे। ओके, और इंडस्ट्री लोगों को कैसा, अभी जैसे बड़े बड़े कंपनी होते हैं लाइक फेसबुक, अमेजोन, गूगल या फिर नेटफ्लिक्स, ओके, इनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। क्यों प्रॉब्लम्स है इनके पास? क्योंकि इनका प्रोडक्ट लोगों में है। ओके, तो वो प्रॉब्लम्स इनके पास है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनको कोई प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए। ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है ना, और सीपी में भी कुछ ऐसा ही कहानी टाइप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है वो जो हम रेगुलरली सॉल्व करते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सीपी वाले बंदे को हायर करते हैं। क्यों हायर करते हैं? ताकि इनके प्रॉब्लम्स वो एक ऑप्टिमाइज्ड वे में सॉल्व करके इनको सॉल्यूशन दे दे। सो लाइक बड़े बड़े कंपनीज भी सीपी में जो अच्छा करता है उसको जल्दी से हायर करता है। और अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो रियलिटी में अपने कॉलेज में आई थिंक फेसबुक, गूगल आते हुए मैंने तो मेरे 3 साल में नहीं देखा। अगर किसी को है तो फिर वो जरूर बता सकता है कि गूगल आके गया है ऐसा। मैंने तो मेरे 3 साल में नहीं देखा कि गूगल या फेसबुक आके रिक्रूट कर रहा है अपने कॉलेज में से। सब तो मैक्सिमम लोगों का ड्रीम जॉब कुछ होता है कि मैं इतने बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करूं। यही नहीं, बाकी भी कुछ कंपनियां हो। तो हम क्या करते हैं, लिंक्डइन पे रेफरल मांगते हैं इसके लिए, है ना, ताकि इंटरव्यू में हम बैठे। तो रेफरल मांगते समय वो रेफरल क्यों देगा? तुम्हारा रेज्यूमे में कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना। तुमने सपोज 10 प्रोजेक्ट किए, 10 प्रोजेक्ट किए, तुमने बहुत मेहनत लगा दी प्रोजेक्ट्स में। अगर सेम 10 प्रोजेक्ट किसी और ने अच्छी तरह से किया तो क्या वो तुम्हें उतना इंपॉर्टेंस देगा? मैं पूछता हूँ, अभिराव 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 गोटे, हेलो, अभिराव आप हो? आई थिंक अभिराव नहीं है। भैया आई हैव अ डाउट। सो आप बोल रहे हो कि सीपी इम्पोर्टेंट है, सो डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है कि नहीं है फिर? नो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। डेवलपमेंट से तुमको आइडिया आता है कि तुम प्रोजेक्ट पे कैसे वर्क करोगे आगे जाकर। ओके, मैं ये बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा रेज्यूमे सेलेक्ट होने के लिए तुम्हें कुछ तो ऐसा अलग होना चाहिए ना। अगर सेम प्रोजेक्ट, तुमने भी 10 प्रोजेक्ट किए, मैंने भी 10 प्रोजेक्ट किए, लेकिन मेरे इसमें एक एक्स फैक्टर भी है। ओके, जैसे 3 स्टार कोड शेफ या फिर कैंडिडेट मास्टर इन कोड फोर्सेस। ओके, अगर ऐसा कुछ एक्स फैक्टर भी है तो मेरा रिज्यूमे वो सिलेक्ट करेगा फिर तुम्हारा। कुमार, आप इस पे क्या बोलते हो? अच्छा अच्छा, वो आई गेट इट। हाँ, तो आई थिंक सभी मेरे बात समझ रहे हैं कि एक एक्स फैक्टर जो होता है, लाइक हमको वो सीपी से मिल जाता है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है, हम यहाँ वहां से आइडिया ढूंढते हैं, वो आइडिया कोई और भी ले सकता है। लेकिन 3 स्टार कोडर का, 3 स्टार सीपी का अगर तुमको वो टैग लग जाए, सो यू विल बी यूनिक, राइट? क्योंकि सभी को सेम टैग तो मिलता नहीं है ना, जो उस पर परफॉर्म करता है उसी को मिलता है। सो इसीलिए ये एक एक्स फैक्टर अपने लिए एक्स फैक्टर जैसा काम कर सकता है रेफरल मांगते समय या फिर प्लेसमेंट्स में बैठने के बाद भी ये बहुत काम आता है। ओके, ये तो फिर हम तो समझ गए सीपी और इंडस्ट्री में कितना रिलेशन है। ओके, सो हम नेक्स्ट जाते हैं। व्हाट आर आवर फ्यूचर? अभी मैंने ये सब तो तुमको बता दिया कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इंडस्ट्री, सीपी, पूरा ये तुमको बता दिया कि इसमें कैसा होता है, उसमें कैसा होता है, ये कैसे सिमिलर है। ओके, किसी के तो दिमाग में ये आया होगा, अरे करने क्या वाले हो तुम आगे, है ना?
तो फिर इसी के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं, हम आगे क्या करने वाले हैं। हमने यही सोचा कि सभी को हम सीपी में मदद करें, इसके लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया था, हम कंटेस्ट हेल्ड कर रहे हैं बोलकर। हमने सोचा कि और कुछ अच्छा करते ताकि हमारे कम्युनिटी के सभी मेंबर्स को कुछ फायदेमंद हो, राइट। हमने ऐसा प्लान किया है कि हम रेगुलरली सेशंस लेंगे ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम ही क्यों? क्योंकि सीपी करते समय हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट, हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ला रहे हैं, लेकिन मेन उसमें जो रूट होता है वो डीएसए होता है, राइट, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। जो इसमें आई थिंक प्रो भी नहीं, प्रो मैक्स, ओके, जो इसमें प्रो मैक्स होता है ना, वो मतलब सीपी में अच्छा कर पाएगा। जो मेरी बात से एग्री करता है ना, वो प्लीज अपना हैंड रेस करे, प्लीज। जिसको भी लगता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स इंपॉर्टेंट है सीपी करने के लिए या फिर किसी भी प्लेसमेंट में बैठने के लिए, वो अपना हैंड रेस करे। ग्रेट, बहुत सारे हैंड्स रेज हो रहे हैं, थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत सारे को यही लगता है। हमने यही सोचा और हम रेगुलरली कुछ ऐसे सेशंस प्लान करने वाले हैं जिसमें हम पर्टिकुलर एक टॉपिक पे एक सेशन में पर्टिकुलर एक टॉपिक पे वर्क करेंगे, ठीक है। अब ये सब कौन बताएगा? कोई प्रोफेसर या फिर कोई गेस्ट या फिर कोई बड़े से इंडस्ट्रियलिस्ट, कौन बताएगा ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में? ये हम में से ही कोई एक होगा, जो तुमको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का उस टॉपिक के बारे में बताएगा, उस पे वर्क करके तुमको उसके इनसाइट्स बताएगा, उसके प्रोज, उसके कॉन्स, वो कब यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, कौन सा उसका अप्रोच होना चाहिए, वो भी बताएगा। और बस वो थ्योरी ही एक्सप्लेन करना नहीं, हम में से ही कोई और उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करके, कैसे प्रॉब्लम्स, सभी बस ऐसे ही चूज किए हुए प्रॉब्लम्स नहीं, जो सीपी में इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक जो रिपीट होते रहते हैं, या फिर उस टाइप के प्रॉब्लम, ओके, या फिर ऐसे बड़े बड़े बिग जायंट्स में लाइक फैंग हो गया, फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स या गूगल, उसमें जो पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस जैसे, ओके, बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जो पूछे गए वो क्वेश्चंस हम ऑन दी स्पॉट सॉल्व करेंगे और तुम्हें भी सॉल्व करने के लिए देंगे। इससे क्या होगा, अगर सपोज हम में से ही कोई ये क्वेश्चन सॉल्व करके फ्यूचर में गूगल के इंटरव्यू में बैठेगा और सेम क्वेश्चन या रिलेटेड क्वेश्चन उसके आगे आएगा, तो वो मतलब उसको आइडिया रहेगा क्योंकि वो पहले से ही ये सॉल्व कर चुका है ना। ओके, तो ये हमने सोचा कि हम एक रेगुलर सेशंस प्लान करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पे, जिस पे तुमको उस डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम से रिलेटेड पूरा थ्योरी बताया जाएगा, उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बताई जाएगी जो पहले से ही रिपीट हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उस कॉन्सेप्ट के लिए, ओके। एंड ऑन स्पॉट कुछ प्रॉब्लम्स भी तुम्हें दिया जाएगा, ऑन स्पॉट प्रॉब्लम डिस्कशन एंड वॉक थ्रू भी किया जाएगा, ओके। एंड हम कुछ कंटेस्ट भी रखेंगे कोडचेफ प्लेटफॉर्म पे, जो हम रेगुलरली मतलब करते हैं हमारे कॉलेज से। उस कंटेस्ट में भी तुम भाग ले सकते हो, ओके। एंड हम तुमको कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करेंगे जो इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होंगे, ओके, डीएसए से रिलेटेड, क्योंकि प्लेसमेंट में तुम बैठते हो तो तुमको डीएसए से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। जितना मैंने मेरे सीनियर से जाना है या जांच की है, तो उससे मुझे यही पता चला है कि डीएसए तुम्हारा स्ट्रांग रखो, तुम्हारा प्लेसमेंट आराम से हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो तुम यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस देख सकते हो कि प्लेसमेंट में किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस डीएसए से ही पूछे जाते हैं, तो हम वैसे क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुमको देंगे जिससे तुम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस या वो सेम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ओके। एंड नेक्स्ट, इससे तुम्हारे बेनिफिट्स क्या है? वापस हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, फायदे की बात करते हैं, तो इससे तुम्हारा एक पहली बार डीएसए स्ट्रांग होगा, ओके। जिसको लगता है कि वो डीएसए में पहले से प्रो है, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि वो आके अपना वो नॉलेज हमें भी शेयर करें, ओके। मैं खुद नहीं मानता मैं डीएसए में प्रो हूं, या फिर यहाँ पर मेरे जो दोस्त है वो भी शायद मानते नहीं होंगे कि वो डीएसए में बहुत ज्यादा प्रो है। अगर वो समझते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वो आए और हमें बताए कि डीएसए के उस टॉपिक के बारे में, ओके। और जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है डीएसए के बारे में, वो अपने बेसिक स्ट्रांग कर सकता है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले जिनको प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और इसके कारण हम सीपी में भी अपना रैंक इंप्रूव कर सकते हैं और हमारा एक्स फैक्टर भी बनते जाएगा, राइट। एंड तुम्हारा ड्रीम जॉब पाने के लिए तुम खुद को रेडी कर सकते हो, ओके। सो आज हम तुमको एक लाइव वो एग्जांपल दिखाने वाले हैं। हम में से ही कुछ लोगों ने इस पे वर्क करके तुम्हारे लिए कुछ अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करके उस थ्योरी पे वर्क करके तुम्हारे लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल रखा है आज एक पर्टिकुलर डीएस के टॉपिक पे,
वर्क किया जाएगा, तुम्हें भी कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सो हम देखते हैं वो सेशन कैसे होने वाला है। तो वो सेशन कंडक्ट करने के लिए मैं मेरे दोस्त और इस क्लब के इंपॉर्टेंट मेंबर को बुलाना चाहता हूँ, ताकि वो ये सेशन अच्छे से कंडक्ट कर सके। ओके, सो आई वुड लाइक टू कॉल विश्वजीत। विश्वजीत, प्लीज कंटिन्यू। Thank you, Santosh, for giving a great introduction for what CP is and why we are actually trying to do this. So, और फिर से मैं एक बार इस पॉइंट को थोड़ा एम्फसाइज करना चाहूँगा कि हम जो बिल्ड करने वाले हैं वो एक कम्युनिटी है जिसमें हम रियली एनकरेज कर रहे हैं कि आपको आपके सीनियर से कुछ अच्छा सीखने को मिले, और अगर आप सीनियर खुद हो तो आप अपने जूनियर्स को हेल्प कर सकें। क्योंकि एक छोटा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब मैं खुद सेकंड ईयर में था और जब मुझे सीपी के बारे में पता चला था तो पहली बार तो मुझे बहुत स्केरी लगा था वो कि इतना सब कैसे होता है, और मुझे गाइड करने के लिए इतना कुछ कोई ऐसे मिला नहीं हेल्पफुल। सो I want to take this as an opportunity to make sure that no one after me has to say the same, right? So वही तो हम करते हैं इस community में। Okay, so let's go ahead with the next point. So हम यहाँ पे अभी start करने वाले हैं C++ से। So हम C++ ही क्यों ले रहे हैं? तो actually ऐसा कोई compulsion नहीं है कि C++ से ही करना चाहिए। चाहे तो पाइथन से कर सकते हैं आप सीपी, या फिर जावा से भी कर सकते हैं, या भी किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। पर जब हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो सभी टॉप कोडर्स सी प्लस प्लस प्रेफर करते हैं, और इसी वजह से वो मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई है फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्पेशली। और जैसे मेरे एक सेकेंड ईयर के दोस्त ने अभी कहा कि उसका पाइथन का थोड़ा सा मिस हो गया था कोविड-19 के पूरे सिचुएशन के वजह से। सो आई रियली वांट टू शेयर अगेन द बेसिक्स ऑफ C++, ताकि जो लोग पूरे कंफर्टेबल नहीं है C++ में तो उनको हेल्प हो, और फिर अगर कोई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इंटरमीडिएट लेवल का है तो उनके लिए भी एक क्विक रिविजन हो। सो विदाउट फर्दर अडू, let's get started. Hello, So, भैया। अगर yes, I have a doubt कि I have heard that Python बहुत ज़्यादा यूज होता है in industry, so why don't we use Python in C++? Python in CP, sorry. Okay, so that's a great question. So कैसा होता है ना, तो तुमने अगर Python यूज किया है, और क्या तुमने C++ यूज किया है अभी तक? Yes, मैंने C++ ही देखा है, तो मेरे ख्याल से एक बिगिनर के लिए Python will be very easy to learn. Yes, yes. So तुमको खुद को पता है कि Python का सिंटैक्स वगैरह ज़्यादा इजी आता है, पर अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी इजी बनानी है तो वो बैक एंड में उसको ज़्यादा एफर्ट्स लगता है कि हमारे लिए इजी बनाने के लिए। सो अगर पाइथन का एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट अगर देखा तो उसके बैकएंड में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है वो, और इतना कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हमने सीपी में यूज़ किया जहाँ पे टाइम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पाइथन इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इन सम केसेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ा पीछे हट जाता है। हम C++ यूज़ करने वाले क्योंकि वो सबसे एफिशिएंट है और सबसे फास्टेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर तुमने और भी कुछ लैंग्वेजेस ट्राई किए हो, लेट्स से R या फिर रूबी, तो वो भी यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा बनाने को ट्राई करते हैं, और पर उस प्रोसेस में वो स्पीड लूज़ कर देते हैं, और यहाँ हमें सिर्फ इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी चाहिए, तो इसलिए हम C++ ले रहे हैं। Did I solve your question? Yeah, okay. Okay, please feel to ask any questions if you want. Okay, तो चलो स्टार्ट करते हैं C++ के साथ। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करते वक्त हम कंडीशनल्स को ज़रूर पढ़ते हैं। सो लेट्स से कि C++ में कैसे होता है। तो C++ में सबसे बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट
है इफ़। तो इफ़ कैसे वर्क होता है? सो पहले इफ़ कीवर्ड यूज़ करते हैं और पैरेंथेसिस में हम एक कंडीशन लिखते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो फॉल्स हुआ जैसे इस केस में है तो कंट्रोल इफ़ ब्लॉक में ना जाकर सीधा आगे चला जाएगा। ओके, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देखते हैं हम। अगर हमने इफ़ एल्स स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया तो वो कैसा वर्क होता है? तो पहले हमने यहाँ पे एक वेरिएबल सिंपल सा डिक्लेयर कर लिया, उसमें वैल्यू डाल दी, और कंडीशन देखो कैसे है। तो ये जो है तो वो इसमें हम चेक करें कि ये नंबर पॉजिटिव है क्या। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 देन डू दिस एग्जीक्यूट दिस पीस ऑफ कोड। अगर वो ट्रू नहीं है तो ये देखो ये कंडीशन ट्रू है क्या। अगर वो नंबर 0 है तो ये करो, या फिर अगर ये भी नहीं है तो गारंटीड ये करो। और ये हमें यहाँ पे भी दिख जाता है। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल ऐसा जाएगा फर्स्ट इफ ब्लॉक में और फिर सीधा बाहर। सेकंड कंडीशन ट्रू है तो इफ से यहाँ पे जाएगा और फिर यहाँ से सीधा बाहर। और अगर सभी कंडीशंस फॉल्स निकली तो इस केस में वो नंबर डेफिनेटली नेगेटिव रहेगा, और फिर हम उस केस को यहाँ पे हैंडल करेंगे और फिर कंट्रोल फिर से आगे चला जाएगा। तो ये तो सिंटैक्स था यहाँ पे, या फिर सूडो कोड था। तो हम एक प्रॉपर एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल सा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ चेकिंग वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो यहाँ पे एक नंबर लिया हमने, यूज़र से मांगा, उसे बोला कि एक इंटीजर दो, यूज़र से नंबर लिया और चेक किया क्या वो ग्रेटर देन 0 है। इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, ये कर दो, प्रिंट कर दो कि नंबर पॉजिटिव था और वो नंबर ये था। या फिर अगर वो लेस देन 0 है तो यहाँ पे सी आउट कर दो कि वो नेगेटिव इंटीजर था। या फिर ये दोनों भी फॉल्स रहे तो बता दो कि तो यूज़र ने 0 एंटर किया था। और फिर ये जो सिग्निफाई करता है कि ये स्टेटमेंट इस इफ एल्स ब्लॉक से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा। ओके, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो आफ्टर लुकिंग एट कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम जाएंगे लूप्स की तरह। और लूप्स तो अगर किसी ने बेसिक प्रोग्रामिंग भी ट्राई किया होगा तो सबको पता है कि लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस के टाइम पे भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोस्टली पैटर्न बेस्ड रहेंगे या और किसी इजी लेवल के प्रॉब्लम्स। तो उसमें लूप्स का एक गुड अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे। तो देखते हैं कि क्विकली रिकैप करते हैं कि लूप्स का फंक्शनिंग कैसा होता है। तो एक पहले तो हम कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लेते हैं जो लूप काउंटर का काम करेंगे। तो फिर उसके बेसिस पे हम कुछ कंडीशन चेक करेंगे, और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है तब तक हमेशा हर इटरेशन में लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। और फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाने के बाद आखिर में एक्सप्रेशन को अपडेट किया जाता है। जो हमारे लूप काउंटर्स है वो उसको अपडेट कर देते हैं। और इवेंचुअली एट द एंड एक पॉइंट ऐसे आएगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, और अगर ये कभी फॉल्स नहीं हुई तो मतलब तुम्हारा लूप पे कुछ तो फॉल्ट है। हम जब भी लूप्स लिखते हैं तो ये कंडीशन कभी ना कभी फ्यूचर में जाके फॉल्स होगी, ऐसा ही लिखना चाहिए। सो बहुत बेसिक चीज़ है, पर अगर कोई बिगिनर हो यहाँ पे तो ये गलती बहुत बार देखी जाती है। तो जब ये फॉल्स होगा तब लूप टर्मिनेट होके आगे चला जाएगा। ओके, सो उसी फ्लो से ये सिंपल एग्जांपल है, और हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, बस 5 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने वाले हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो एक बार ये प्रॉपर एक फॉर लूप है पूरा, वो देख लेते हैं। तो फॉर कीवर्ड ऑब्वियसली, और फिर पहला पार्ट है पहले सेमीकोलन से पहले एक कुछ लूप काउंटर हम इनिशियलाइज कर लेंगे। अभी C++ में ये कंपलसरी नहीं है कि हमेशा हम पहले ही डिक्लेयर
कर लेना चाहिए, जो कि सी में कैसे करना पड़ता है। तो सी प्लस प्लस में हम ऐसे प्रोविज़न है कि हम यहाँ पे भी कर सकते हैं डिक्लेयर और इनिशियलाइज। तो यहाँ पे हमारा इनिशियलाइजेशन है, यहाँ पे कंडीशन है जो हमें पता चलेगा कि 5 इटरेशंस के बाद फॉल्स होगी, और हर इटरेशन के एंड में हम इंक्रीमेंट करते हैं और हर इटरेशन में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इसका वर्किंग डिटेल में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन देख लो, और यहाँ पे इटरेशंस है और फिर वेरिएबल्स की वैल्यू है। तो एज यू कैन सी फर्स्ट इटरेशन में वेरिएबल की वैल्यू आई है जैसा हमने इनिशियलाइज किया, और ऑब्वियसली पहले बार ट्रू रहता कंडीशन, और फिर एक 1 वैल्यू इज प्रिंटेड एंड आई इज इंक्रीमेंटेड टू 2। सेकंड इटरेशन में आई की वैल्यू 2 है, कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू एंड 2 इज प्रिंटेड एंड आई इज इंक्रीमेंटेड टू 3। और एंड में जाके ऐसा पॉइंट आएगा फिफ्थ इटरेशन के बाद कि 5 प्रिंट होगा और आई 6 हो जाएगा, तब ये हमारी जो कंडीशन है तो वो फॉल्सली इवैल्यूएट होगी और फिर लूप टर्मिनेट होगा। राइट, सो प्रिटी बेसिक, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब हम कॉम्प्लेक्स लूप्स बनाएंगे तब इसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ सबके लिए जो बहुत लोगों को पहले से पता नहीं होगी शायद। सो सी प्लस प्लस जो लोग कहते हैं कि बहुत पुरानी लैंग्वेज है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा रिमाइंडर है ये। सी प्लस प्लस का 2011 का वर्जन में ये ऐड हुआ था। तो उन्होंने क्या ऐड किया देखते हैं। सो उन्होंने फॉर लूप का एक वर्जन ऐड किया जो कुछ कलेक्शंस के साथ काम करता है। तो यहाँ पे एक हमारा वेरिएबल रहेगा जो लूप काउंटर के जैसा काम करेगा, और हम यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं कि भाई वेरिएबल तुम इस कलेक्शन में से हर वैल्यू को एक एक बार लो। तो अगर जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जो पाइथन के साथ कंफर्टेबल है, तो उन्होंने अगर किसी लिस्ट में से ट्रैवर्स किया है या इटरेट किया है तो उनको ये सिंटैक्स तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे बस इन डाला तो ऑलमोस्ट पाइथन का ही सिंटैक्स हो जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, और ये सी प्लस प्लस में भी अभी अवेलेबल है, पर ये ध्यान रखना है कि ये सी प्लस प्लस 2011 के आगे से ही काम करता है। सो एक्चुअली ये में काम करता है या मैं कुछ बकवास कह रहा हूँ। तो देखते हैं एक एक्चुअल एग्जांपल के साथ। ये सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें एक सिंपल अरे है 1 to 10 इंटीजर्स के, और हम यहाँ ऐसे यूज़ करते हैं। पहले तो इंट n इनिशियलाइज कर लिया और उसको कहेंगे कि हम बाई n तुम नम अरे में से हर वैल्यू को एक एक बार एक्सेप्ट करो, और फिर हम एंड में उनको प्रिंट कर देंगे, और इसका आउटपुट आता है एज एक्सपेक्टेड 1 to 10 इंटीजर्स। ओके, तो लूप की बात कर रहे हैं हम, तो ब्रेक स्टेटमेंट को भूल नहीं सकते। सो बहुत बार लूप्स जब हम करते हैं तो ऐसे कुछ सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें लूप को बीच में से ही टर्मिनेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कैसे करते हैं? तो अगर हम पहले हम चेक करेंगे कि वो जो स्पेसिफिक सिचुएशन है जब हमें लूप को टर्मिनेट करना है बीच में से, तो वो ऑकर हुई है क्या। सो इफ़ द कंडीशन टू ब्रेक इवैल्यूएट्स टू ट्रू, हम लूप को ब्रेक करेंगे यूजिंग ब्रेक कीवर्ड, और यही बात ट्रू होती है बाकी के लूप्स के लिए। जो एक एग्जांपल हमने यहाँ पे रखा है व्हाइल, तो इसका भी सिंटैक्स बहुत सिमिलर है व्हाइल लूप का। बस यहाँ पे कोई इनिशियलाइजेशन और अपडेशन यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नहीं होता, पर बाकी का एज यूजुअल कैरी आउट होता है। पर अभी मेरा एक क्वेश्चन है सभी लोगों से कि अगर फॉर और व्हाइल दोनों ही लूप्स है और दोनों भी जो एक काम करता है वो दूसरा भी कर सकता है, तो एक जगह पे फॉर लूप क्यों यूज़ करना चाहिए और दूसरी जगह पे व्हाइल लूप क्यों यूज़ करना चाहिए? फॉर और व्हाइल के लिए प्रॉपर यूज़ केसेस क्या होते हैं? कोई बताना चाहेगा? मेरे सेकंड ईयर के दोस्त या फिर कोई थर्ड ईयर में से?
जब नंबर ऑफ इटरेशंस फिक्स नहीं होते तब व्हाइल यूज करना चाहिए, और जब फिक्स होते तब फॉर यूज करना चाहिए। एक्सेलेंट एक्सेलेंट आंसर। जब हमें पहले से ही पता होता है कि एक लूप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इटरेशन के लिए चलाना है तब फॉर लूप यूज़ करते हैं हम। और जब हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि एक लूप तो चलाना है पर कितने इटरेशंस तक चलाना है तब व्हाइल लूप यूज़ करना अप्रोप्रिएट है। थैंक यू माय फ्रेंड फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। ओके, तो हम आगे जाके देखते हैं कि ये ब्रेक का ही दूसरा भाई है। यह है कंटिन्यू। अगर हमारे पास ऐसे कोई सिचुएशन आए जब हमें लूप के बीच में से ही एक करंट जो इटरेशन अभी चल रहा है वो पूरा स्किप कर देना है और सीधा नेक्स्ट इटरेशन पे जंप करना है, तो हम कंटिन्यू यूज़ करते हैं। तो इसका भी वर्किंग बहुत ब्रेक के जैसा ही है। अगर वो स्पेसिफिक हमारी सिचुएशन आई है तो ये ट्रू होगा और फिर ये कंटिन्यू एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा और फिर वो सीधा चला जाएगा हमारे अपडेशन के पास। जो हमारा लूप काउंटर अपडेट होगा, हमारे कंडीशन इवैल्यूएट होगी और अगर वो भी ट्रू है तो लूप कंटिन्यू करेगा और अगर वो फॉल्स हुआ तो वो एग्जिट कर देगा। सेम गोज फॉर व्हाइल लूप। Okay, so now we have completed with the basics that we need to know about C++, and now we can go into some deeper stuff, and we are starting with arrays. This is going to be our first data structure that we are going to look at. So चलो शुरू करते हैं इसका। So C++ में एक array क्या होता है? So जब हमें similar data types के वैल्यूज स्टोर करने होते हैं तब हम एरे यूज़ करते हैं। और ये एरेस कैसे स्टोर करता है, तो मेमोरी में हमारे प्राइमरी मेमोरी या रैम में जो कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन यानी कि जो कंटिन्यूस या एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस हैं उसमें सभी एलिमेंट्स फिट हो जाते हैं। सो सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से एडजेसेंट रहते हैं। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि अरेज साइज इम्यूटेबल होते हैं। इसका मतलब क्या कि अरे की साइज़ एक बार फिक्स कर दी तो वो चेंज नहीं कर सकते, वो रैम में उसके लिए एलोकेट हो जाती है और रन टाइम पे चेंज करना वो इम्पॉसिबल है। तो सपोज़ अगर चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो हम क्या करते हैं, तो हमें किसी दूसरा अरे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है और फिर उसमें सभी वैल्यूज़ को शिफ्ट कर देना पड़ता है। पर ऐसे कोई प्रोविज़न नहीं है यहाँ पे जिससे हम एरे का साइज़ रन टाइम पे चेंज कर सकें। ओके, सो देखते हैं कि रैम में कैसे स्टोर किया जाता है। एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे मेमोरी के एड्रेसेस लिखे हैं इन डेसिमल्स। ऑब्वियसली ये इंटरनली हेक्स में स्टोर होता है। और यहाँ पे एलिमेंट्स है जो कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर है। अभी हमने इंटीजर्स लिए हैं और इस केस में इंटीजर 4 बाइट का है, तो सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से 4 के डिफरेंस पे है। दिस इज़ 0, दिस इज़ 4, दिस इज़ 8 एंड सो ऑन। और अगर हमें कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम यूज़ करते हैं इंडेक्सेस। और C++ में इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से। सो फर्स्ट एलिमेंट हैज़ इंडेक्स 0, सेकेंड एलिमेंट हैज़ इंडेक्स 1 एंड सो ऑन। पर क्या हमेशा ऐसा ही होता है? तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे कि कौन से ऐसे बाकी के लैंग्वेज है जिसमें इंडेक्सिंग शुरू होती है 1 से? क्या किसी को कोई लैंग्वेज पता है जहाँ पे ये ऐसा होता है? कौन से लैंग्वेज में इंडेक्सिंग 1 से शुरू होते हैं ना कि 0 से? Anyone would like to try? Yes. R. Yes. और जो भी पुराने लैंग्वेजेस थे उनमें तो बहुत पॉपुलर था
स्पेशली जो फोर्ट्रान और बाकी के लैंग्वेजेस थे वहाँ पे वन बेस्ड इंडेक्सिंग यूज़ किया जाता है। ओके, सो ये हमने तो देख लिया कि अरेज का काम कैसे होता है बैकएंड में, तो कोड से हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं वो देखते हैं। तो ये तो पहला स्टेटमेंट है, सिंपल डिक्लेरेशन। यहाँ पे हमने उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई किया, वेरिएबल नेम डाल दिया, एक अरे का नेम, और फिर उसकी साइज स्पेसिफाई की। ऑल्टरनेटिवली हम ये भी कर सकते हैं कि जब हम डिक्लेयर करते हैं उसको, तभी यूजिंग कर्ली ब्रेसेस हम उसमें क्या वैल्यू स्टोर करना है वो बता सकते हैं, और ये कॉमा सेपरेटेड रहते हैं। सो ये सभी 6 वैल्यूज जाएंगी इसके अंदर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही। और C++ में ये भी अलाउड है कि अगर साइज 6 रहा तो हम उसको पार्शियली इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। सो अगर पार्शियली इनिशियलाइज कर सकते हैं हम, तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसे इनिशियलाइज कर दिया मैंने, तो x सबस्क्रिप्ट 5 ये हमें क्या वैल्यू देगा? कौन बता सकता है इसका? 0। यस, एग्जैक्टली, x सबस्क्रिप्ट 5 विल रिटर्न 0, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो बाकी के सारे वैल्यूज 0 से सेट हो जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, अगर मैंने कुछ ऐसे लिखा कि एस्टरिस्क और x, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? एड्रेस ऑफ 19। यू आर वेरी क्लोज, बट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। याद रखो मैंने यहाँ पे एस्टरिस्क डाला है छोटा सा। 19। यस, हमें 19 मिलेगा। तो जैसे मेरे दोस्त ने अभी मेंशन किया, तो अगर हमने सिर्फ x बोला होता तो हमें बेस एड्रेस मिलता, पर हमने एस्टरिस्क इंक्लूड किया है तो हमें 19 मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो होता है एक्चुअली ऐसा है कि ये जो x है, तो जब भी हम x बोलते हैं यहाँ इस केस में, तो x एक्चुअली पॉइंट करता है हमारे अरे के बेस एड्रेस को, जो हमने पहले रिप्रेजेंटेशन देखा था। तो उसमें पहला जो एलिमेंट होता है, तो अरे का नेम हमेशा पहले एलिमेंट को पॉइंट करता है। और ये जो एज अ सेट कि अरे नेम्स गिव्स द बेस एड्रेस ऑफ द अरे, एंड another thing to note is the pointer of an array identifier, मतलब array का नेम बेसिकली, तो वो भी इम्यूटेबल होता है, वो भी कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। सो ऑन दैट बेसिस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन कि इन तीनों में से इन तीनों स्टेटमेंट्स में क्या फ़र्क है। अगेन वी आर यूजिंग दिस इनिशियलाइजेशन एज अ रेफरेंस। चलो चलो, कौन आंसर कर सकता है इसका? कम ऑन, ट्राई तो करो। First statement will give 19 and second Yes. second will give the answer as 10 and Okay, third will shorten the array into with only 2 elements, 10 and 8. बेस एड्रेस चेंज हो जाएगा मतलब बेसिकली। ओके ओके, थैंक्स फॉर ट्राइंग। तुम्हारा नाम क्या है? कुणाल पाटिल। ओके कुणाल, सो हमने बेसिकली पहले देखा था कि अरे की इंडेक्सिंग 0 से होती है C++ में। तो जब हम इंडेक्स 1 पास करते हैं तो वो एक्चुअली सेकंड एलिमेंट आता है। बट रियली थैंक्स फॉर ट्राइंग। सो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक होते हैं बिगिनर से, और इट्स ओके, एंड हम सभी आगे जाते जाते सीखते हैं। सो इंडेक्स 1 मतलब सेकंड एलिमेंट, सो ये रिटर्न करेगा 10। ये सेकंड जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो वो क्या करता है देखते हैं।
तो पहले तो ये x बोलेंगे हम, सो x मतलब बेस एड्रेस हमने पहले ही देखा था, और फिर बेस एड्रेस में हम ऐड करेंगे 1। सो एक्चुअली इंटरनली वो क्या करता है कि जो भी डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं तो उसका जो साइज जो ऑक्यूपाई करता है दैट मल्टीप्लाइड बाय दिस कांस्टेंट हियर 1, तो ऐसे ऐड करता है वो। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम पॉइंट करने लगते हैं ना कि बेस एड्रेस को, पर बेस एड्रेस प्लस 1 एलिमेंट आगे। सो सिर्फ x बोला होता तो 19 होता आंसर, जैसे हमने पहले देखा, पर अभी हम बेस एड्रेस प्लस 1 कर रहे हैं तो ये भी रिट्रीव करेगा 10। सो एक्चुअली दीज टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। अगर हमने ये लिखा तो इंटरनली वो ऐसा ही कैलकुलेट होता है, पर ये थोड़ा कुछ अलग है। क्या कोई और ट्राई करना चाहेगा इसका? हेलो, ट्राई करो कौन? नो, इट्स नॉट गार्बेज वैल्यू। अरे चलो, गलत हुआ तो भी कुछ नहीं, हमारा फ्रेंड कुणाल कितना अच्छा ट्राई कर रहा है। कम ऑन गाइस, नो वन? 19. ओके चलो, ओके दैट इज आल्सो द रॉन्ग आंसर। एक्चुअली ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन था, मुझे पता है, सॉरी फॉर दैट, पर ये एक्चुअली एरर देता है जैसे हमने पहले देखा यहाँ पे कि द पॉइंटर ऑफ अरे आइडेंटिफायर इज इम्यूटेबल। तो एक्चुअली इस यहाँ पे कैसा होता है, जब हम प्लस प्लस एक्स करते हैं तो वी आर ट्राइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड देन executing the rest of the statement which is cout. so ये अलाउड नहीं है और ये एक्चुअली एरर देता है। ओके, सो हमने जो भी अभी तक देखा है तो उसके बेसिस पर ही है ये भी। ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन ही है पहले जैसा। सो आई वांट आंसर फ्रॉम द टी स्टूडेंट्स दिस टाइम। आई नो हमारे ग्रुप में अभी है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स। चलो ट्राई करो, हम सब ने किया है C++। चलो कुछ तो तुक्का भी मारो, चलेगा, ट्राई तो करो। हम यहाँ पे कोई लेक्चरर नहीं है, टीचर वगैरह नहीं जो इंटरनल के मार्क्स काटने वाले, हम बस दोस्त है तुम्हारे। First statement will give array of pointers. Yes, can you repeat again? हेलो, क्या तुम प्लीज रिपीट कर सकते हो? थोड़ा सा नॉइज था तुम्हारे वॉइस में। फर्स्ट वाले में एरो पॉइंटर है। array of pointer, okay, and then what is the second statement? A normal array. Okay, who is this? Pointer to integer. Yes, okay. Any other answers? We'll see which is the right one at the end. चलो गलत हुआ तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल, यहाँ पे कोई मार्किंग स्कीम नहीं है। ओके चलो देखते हैं कि एक्चुअल आंसर क्या है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो क्रिएट करता है एन अरे ऑफ 10 पॉइंटर्स टू एन इंटीजर। सो इसके एंड में 10 पॉइंटर्स बनेंगे मेमोरी में जो किसी भी इंटीजर को पॉइंट कर सकते हैं, चाहे वो एक इंटीजर हो या कुछ 10 अलग इंटीजर हो, कुछ भी चलेगा। और ये जो यहाँ पे है ये स्टेटमेंट क्रिएट करता है अ पॉइंटर टू एन अरे ऑफ 10 इंटीजर्स।
मतलब सपोज हमारे पास पहले से एक 10 इंटीजर्स का अरे है, तो इसको अगर पॉइंट करने वाला और कोई बंदा चाहिए तो ये ऐसा होगा। दिस इज द सेम एज इंट स्टार पी, अगर तुमने यूज किया था। ओके, सो अगर जो भी अगर बाकी के लैंग्वेजेस यूज़ करता है अपार्ट फ्रॉम सी प्लस प्लस, सो उनके लिए भी एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये कोड वैलिड है या नहीं। टेक अ मोमेंट, गो थ्रू दिस कोड और बताओ कि अगर वैलिड है तो है, और अगर वैलिड नहीं है तो क्यों नहीं वैलिड। ओके चलो एक हिंट देता हूँ छोटा सा। ये जो पहला स्टेटमेंट है ये सी प्लस प्लस में पूरी तरीके से वैलिड है। चलो कौन ट्राई करना चाहेगा? कुणाल, डू यू हैव एनी गेसेस? फर्स्ट 4 स्टेटमेंट्स वैलिड है, उसके बाद सब गलत है। ओके, आई एम वेटिंग फॉर एनी अदर आंसर्स दैट वी माइट हैव। चलो गेसेस भी चलेगा। सागर, वुड यू लाइक टू आंसर? पहले से सही है, बाकी की गलत है। Okay, so I think most of the people are saying that this is the wrong way of initializing an array. Is that right? उससे तो पॉइंटर नया होता है ना, नया प्लेस क्रिएट होता है। हाँ, यूँ से मेमोरी में एक जगह एलोकेट होती है और इससे एक पॉइंटर रिटर्न होता है, एक एड्रेस रिटर्न होती है। लेकिन हमारा तो इंट टाइप का एरे है ना, तो उसमें पॉइंटर कैसे जाएगा? तो शायद पहला वाला सही है, बाकी सब गलत है। प्लीज ऑब्जर्व दिस, यहाँ पे हमने 2D मैट्रिक्स यूज किया है। सो वी कैन हैव एन अरे। ये एक इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका है कि जब एक 1D अरे में पॉइंटर्स डालो और वो पॉइंट करेंगे कॉलम्स को, कॉलम्स के अरे सेपरेट रहेंगे। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कोड वैलिड है या नहीं। वैलिड है। Only first statement is valid. Okay, I'm getting a few different answers here. Please try to explain your thinking. If किसी ने कहा कि फर्स्ट स्टेटमेंट वैलिड है सिर्फ, सो इसमें क्या प्रॉब्लम है? Because when we declare values for the array elements, we are giving only indexes as only one dimensional. Okay, I'll say that you are getting quite close. तुम सेम बॉल पार्क में हो, बस तुम्हें सही चीज ढूंढनी है। 0, 1 और 2 यही इंडेक्स यूज कर रहे हैं, यानी सिर्फ रोज को हम पॉइंट कर रहे हैं, जबकि हमें कॉलम्स का भी ये देना चाहिए इंडेक्स, यानी सेकेंड डिमेंशन का। ओके, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट इस तरीके के इम्प्लीमेंटेशन में होता है, चलता है ऐसा। ओके चलो रहने दो। मुझे बहुत ही अच्छा लगा तुमने ट्राई किया सभी ने। सो लेट्स सी आंसर क्या है एक्चुअली। सो ये जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया तो उसको कहते हैं रैगेड और जैकेट अरेज। तो इसमें जो इनवैलिड चीज़ थी मेन, तो
इट वाज एक्सपेक्टेड कि तुम ये नोटिस करोगे। ये ऐसा भी सी प्लस प्लस में किया जा सकता है न्यू से, पर ये वो चीज़ जो इस कोड को इनवैलिड बनाता है वो है ये यहाँ के वैल्यूज़। यहाँ पे वो सभी अनइक्वल है और ये पॉसिबल नहीं है सी प्लस प्लस में। ये चीज़ सीधा पॉसिबल है अगर अगर हमने कॉपी पेस्ट किया सपोज, तो ये सी शार्प लैंग्वेज में एग्जीक्यूट हो सकता है। जावा में भी ऐसा पॉसिबल है पर सी प्लस प्लस में ऐसा पॉसिबल नहीं। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट कि ऐसे भी कुछ चीज़ पॉसिबल है और वो सी शार्प में और जावा में अलाउड है। ओके चलो, हमने अरेज देख लिया और ये अरेज का बड़ा भाई है वेक्टर। तो जब कि हम अरेज देख रहे हैं तो ये भी वेक्टर्स देख लेते हैं। तो वेक्टर जैसे मैंने कहा कि अरेज का बड़ा भाई है, तो ये बड़ा भाई क्यों पहले देखते हैं कि कहाँ से आता है बड़ा भाई। तो ये बड़ा भाई आता है हमारा स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी से। तो तुम कहोगे कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी ये क्या होता है। हमें वो भी जानना थोड़ा सा ज़रूर है, बस हम ब्रीफ में देखेंगे क्या है। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी या STL एक कलेक्शन है प्री इम्प्लीमेंटेड क्लासेस एंड एल्गोरिदम्स का। इसमें पहले से ही इम्प्लीमेंट किए हुए डेटा स्ट्रक्चर या कुछ एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंट किए हुए आता है जो हम कहीं किसी भी सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं। सपोज कि तुम तुम्हारे ड्रीम जॉब में तुम आ गए और तुम्हारा कोवर्कर कहता है तुमसे कि अरे भाई मेरे पास एक अरे है और मुझे सॉर्ट करना है उसे, पर मुझे अभी मेरे ग्रेजुएशन में सिखाया हुआ बबल सॉर्ट का इम्प्लीमेंटेशन याद नहीं आ रहा, तो क्या करूँ मैं। अगर तुमने ऐसा कुछ सिनेरियो आया तो तुम झट से बोलोगे कि बॉस हमारे पास STL है, हमें वो फिर से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं। और तुम कहोगे कि STL यूज़ करने से एक और फ़ायदा आता है कि हमें बबल सॉर्ट इतना इनएफिशिएंट है कि हमारे कंपनी में यूज़ किया तो तुम्हें फायर कर देंगे। वो मत यूज़ करो, तुम ये यूज़ करो क्योंकि ये हाईली ऑप्टिमाइज्ड भी है। टू बी प्रेसाइज STL का जो बेसिक सॉर्ट फंक्शन आता है उसमें क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है। ओके, और इसका दो मेन चीज़ें जो अगर किसी को OOP के कंसेप्ट्स पता है या फिर उसमें कौन से कंसेप्ट्स इम्प्लीमेंट करते हैं वो पता है, तो उसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट होता है क्योंकि हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं कि सॉर्ट फंक्शन एक्चुअली कैसा काम करता है या फिर कोई डेटा स्ट्रक्चर बैकएंड में कैसा काम करता है। हम बस उसको डिक्लेयर करेंगे और यूज़ करने शुरू कर दे सकते हैं। तो एक एडवांटेज है, हमें कुछ सभी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को जानने की ज़रूरत नहीं यूज़ करने के लिए। और कोड रिडंडेंसी भी कम करता है क्योंकि हम हर बार डिक्लेयर या फिर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो हम हमारा टाइपिंग में जो टाइम स्पेंड करते हैं हम वो भी रिड्यूस हो जाता है। ओके, वेक्टर एक्चुअली क्या है वो देखते हैं। वेक्टर एक प्रकार के अरेज ही हैं, पर जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि अरेज का साइज एक बार फिक्स हुआ तो उसको उसकी साइज चेंज करना मुश्किल क्या नामुमकिन है। यहाँ पे वेक्टर्स हमारे एक सॉल्यूशन बन के आता है और वेक्टर्स साइज चेंज करने का प्रोविजन भी देता है। तो ये साइज चेंज करने का प्रोविजन कैसे देता है, क्योंकि वेक्टर एक्चुअली बैकएंड में अरेज जैसा ही है। एक्चुअली होता कैसा है कि अगर बैकएंड में इम्प्लीमेंट हुए जो अरे है, तो अगर वो उसका साइज फुल हो गया कभी, तो OS क्या करता है, अभी ये देखने का काम OS का है, तो वो पहले एग्जिस्टिंग अरे को उठाता है और अपने रैम का पूरा छान मारता है और देखता है कि कहाँ सफिशेंट मेमोरी है अवेलेबल, फ्री स्पेस है, और वहाँ पे पूरा अरे पेस्ट कर देता है। तो हमारे एडवांटेज क्या मिलता है इससे कि हमें साइज को देखने की एक्सप्लिसिटली देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अभी, और फिर अगर ख़त्म भी हुआ साइज तो OS हमारा दूसरी जगह पे डाल के
पूरा चीज़ मैनेज कर सकता है। ओके, पर अभी अगर पूरा अरे शिफ्ट करना है तो हमारे पास 1000 इंटीजर्स का अरे, तो उसको शिफ्ट करना थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है टाइम के हिसाब से। पर जो एडवांटेजेस हमें मिलते हैं कि हमें साइज़ के बारे में ध्यान नहीं रखना पड़ता, वो ध्यान में रखते हुए कभी कभार वेक्टर्स ज़्यादा भी यूज़फुल रह सकते हैं हमारे लिए। ओके, और जैसा मैंने कहा कि वेक्टर आता है STL में। सो एक STL में पूरा ट्रेंड है ऐसा कि सभी जगह पे प्रीडिफाइंड फंक्शंस मिलते हैं। तो प्रीडिफाइंड फंक्शन मतलब क्या, वो देखते हैं। अभी ये एक पूरी लिस्ट है जहाँ पे वेक्टर के सभी फंक्शंस को लिस्ट किया है मैंने। तो हम अभी सभी के डिटेल में नहीं जाते हैं, पर कुछ चीज़ें हम देखते हैं थोड़े डिटेल में। ओके, सो हम पहले तो कंपेयर कर लेते हैं कि वेक्टर और अरे अगर मुझे इम्प्लीमेंट करने हैं या यूज़ करना है टू बी प्रिसाइज, तो हम कैसे कर सकते हैं। सो राइट साइड में यहाँ अरे का इम्प्लीमेंटेशन है और लेफ्ट में वेक्टर्स का इम्प्लीमेंटेशन है। सो फर्स्ट डिफरेंस जो तुम नोट करोगे तो वो ये है कि यहाँ पे जैसे हमने IOStream इंक्लूड किया था, हम वहाँ पे वेक्टर भी इंक्लूड करेंगे या फिर हम इंपोर्ट करेंगे उसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है। और ये चीज़ हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत है। और डिक्लेरेशन पहले ये देखते हैं, यहाँ पे हमने डेटा टाइप स्पेसिफाई किया पहले, फिर अरे का नेम और फिर साइज़। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, हमने पहले वेक्टर लिया क्योंकि जो एट द एंड जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो टाइप होगा वेक्टर का। और फिर हमने जैसे यहाँ पे इंटीजर पहले स्पेसिफाई किया था ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। हम यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, वो इसेंशियली हम डेटा टाइप को पास कर रहे हैं, जैसे हम फंक्शंस में करते हैं पास। तो यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स में हम ऐसा कह सकते हैं कि हम डेटा टाइप पास कर रहे हैं, और फिर एज यूजुअल ये वेक्टर का नाम है। तो जैसा मैंने कहा कि वेक्टर के साथ कुछ अच्छे फंक्शंस भी आते हैं प्री इम्प्लीमेंटेड, सो वो देखते हैं। सो एक छोटा सा सिनेरियो कंसिडर करो जहाँ पे हम पहले 5 नेचुरल नंबर्स डाल रहे फिर से। तो अगर मुझे ये करना है तो लेट्स से यहाँ पे मैं अपेंड कर रहा हूँ अब सभी वैल्यूज़, मतलब एंड में ऐड कर रहा हूँ। तो अगर एंड में ऐड करना है तो मुझे कुछ ऐसा लिखना होगा अरेज के लिए। पर अगर मुझे वेक्टर से करना है तो मेरे लिए बहुत सिंपल है, मुझे अभी इंडेक्सिंग का ट्रैक रखना भी ज़रूरी नहीं। जहाँ यहाँ पे मेरे इंडेक्स लिखा है, यहाँ पे इंडेक्स नहीं लिखा, मुझे क्या करना है, बस वैल्यू पास कर देनी। वैल्यू पास की और हो गया काम, एक एक करके सभी वैल्यूज़ वेक्टर के अंदर जा जाएगी। और लेट्स से हमें इटरेट करना है, सभी को स्टार्ट से एंड तक प्रिंट करना है। प्रिंट सिंपल, राइट। तो हम अरेज में ऐसे करते हैं, सो इंडेक्स डालते हैं और इंडेक्स को लूप करते हैं। और फिर यहाँ अगर हमें यहाँ पे करना है तो थोड़ा अलग होगा, चलो देखते हैं कैसा करते हैं। सो फॉर लूप एज यूजुअल, और फिर हम कहेंगे कि ऑटो आई मतलब हम आई को कहेंगे कि तुम खुद अपना डेटा टाइप डिसाइड कर लो। और फिर उसमें हम डालेंगे एक पॉइंटर ऐसा डालेंगे हम, या फिर एक इटरेटर डालेंगे जो पॉइंट करेगा G1 के बिगिनिंग पर। सो यहाँ पे एट द एंड आई में एक इटरेटर होगा जो पॉइंट करेगा G1 के बिगिनिंग को, और हम लूप तब तक चलाएंगे जब तक आई G1 के एंड को पॉइंट करना नहीं लगता, और हर बार हम इंक्रीमेंट करेंगे आई को। तो जैसे अभी हमने पॉइंटर्स का थोड़ा सा रिकैप लिया था, तो हमें पता है कि स्टार आई मतलब आई वो वैल्यू रिट्रीव करेगा हमारा और फिर प्रिंट करेगा। ओके, सो एक छोटा सा ट्विस्ट करके देखते हैं। अगर हमें प्रिंट ही करना है पर इंस्टेड ऑफ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वी वांट टू प्रिंट फ्रॉम एंड टू स्टार्ट, सो वो कैसे करेंगे। तो अगर हमें RS के साथ करना है तो हम ऐसा करेंगे कि इनिशियलाइज करेंगे n-1 को। हमारे पास
5 एलिमेंट्स हैं, तो n-1 को हम हमारा काउंटर इनिशियलाइज कर देंगे। और हाँ, यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं तो ऑटो इस केस में भी यूज़ किया जा सकता है, बट दिस इज़ रियली नॉट रिकमेंडेड फॉर यूजिंग हियर। अगर ऑटो यूज़ करना है तो लूप्स में ही करना रिकमेंडेड है। सो यहाँ पे हम आई इनिशियलाइज करेंगे n-1 को और हर बार हम पीछे जाएंगे। दिस इज स्पेसिफाइड बाय -i डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे हमारा काम बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, बस ये कॉपी पेस्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे ना एक r डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो इटरेटर रिटर्न होगा तो वो इस r स्टैंड्स फॉर रिवर्स। सो एक रिवर्स इटरेटर रिटर्न होगा जो एक्चुअली पॉइंट करने लगेगा एंड को। यहाँ पे हम कंडीशन ऐसे डालेंगे कि g1 डॉट आर एंड, मतलब जब रिवर्स डायरेक्शन में एंड तक नहीं पॉइंट करता तब ट्रू रहेगी। और फिर हम हर बार हम प्लस प्लस कर रहे हैं, पर देखो जो कि हम ना रिवर्स इटरेटर यूज कर रहे हैं, जब भी हम इंक्रीमेंट करेंगे तब वैल्यू एक्चुअली उल्टी जाएगी। सो इसमें हमारा काम क्यों आसान हो रहा है, क्योंकि बस हमने एक माइनर चेंज किया और ये भी चेंज नहीं किया हमने, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट ही हो रहा है। तो माइनर चेंज से हमें एक पूरा अलग टाइप की फंक्शनलिटी मिल गई। सो दैट इज द पोटेंशियल दैट वेक्टर्स कैन प्रोवाइड। ओके, वो तो बस बेसिक प्रिंटिंग का था। लेट्स सी कि वेक्टर को एक्चुअली कैसे कुछ पॉइंट्स मैनिपुलेट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे एक सिंपल सा वेक्टर है इंटीजर का, हमने पिछली बार के जैसे वैल्यूज एंटर की। तो अगर हमने साइज फंक्शन यूज किया तो हम चेक कर सकते हैं कि अभी हमारे वेक्टर में कितने वैल्यूज हैं। सो साइज gives the number of elements currently in the vector. Capacity gives the ability of the array or of the vector जो वो स्टोर कर सकता है अभी। सो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैंने और 5 एलिमेंट्स ऐड किए सपोज, सो उसका साइज तो 10 हो जाएगा, पर हमारी कैपेसिटी 8 है। सो इंटरनली हमारा OS जब भी वो 8 एलिमेंट्स फुल हो जाएंगे तब OS पूरा अरे उठा के दूसरी जगह पे डाल देगा, और वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्पेस भी रखेगा जिससे हमारे बाकी के 3 एलिमेंट्स भी ऐड हो जाएंगे, राइट। तो हम ऐसा कितनी बार कर सकते हैं, तो वो मैक्स साइज से हमें पता चल सकता है। एंड दिस वैल्यू जो भी हमें आते हैं वो डिपेंड करता है हमारे सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के पास। सो अगर मेरे पास 2 GB का रैम है तो ये वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा। अगर मेरे पास 16 GB रैम है तो मैं बहुत बड़ा वेक्टर स्टोर कर पाऊँगा। ओके, सो रीसाइज एक फंक्शन है जो बाकी के एम्प्टी जो मेमोरी स्पेसेस है हमारे वेक्टर के अंदर, तो उसको डीएलोकेट कर देता है, फ्री कर देता है, और फिर जितने स्पेसिफाई किए हैं उतने ही एलिमेंट्स रखता है। उसके ही सिमिलर एक फंक्शन है यहाँ पे श्रिंक टू फिट, वो पूरे के पूरे अनयूज्ड स्पेसेस डीएलोकेट कर देता है। और एक सिंपल सा फंक्शन एम्प्टी, वो बस बताता है एक बूलियन रिटर्न करके कि अभी वेक्टर एम्प्टी है या नहीं। सो हम देख सकते हैं कि हमारा काम इन फंक्शन से बहुत इजी हो गया। साइज चाहिए तो साइज फंक्शन यूज़ करो। हम आगे जाके एक और भी चीज़ देखेंगे कि अगर हम अरेज यूज़ कर रहे हैं तो उसकी साइज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, पर अगर इस केस में हम देखें तो बस साइज फंक्शन यूज़ करके काम होता है। ओके, एक दो बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शंस है जो मैं ये फाइनल है जो हम डिस्कस करेंगे अभी। ये जो है फंक्शंस फ्रंट एंड बैक। तो ये क्या करते हैं, बस
हमारे वेक्टर के फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स को रिटर्न करते हैं। सो इस केस में हमें ट्रैक रखने की ज़रूरत नहीं कि करंटली हमारे वेक्टर में कितने एलिमेंट्स हैं। बस फ्रंट बोलो तो पहला एलिमेंट मिल जाएगा, बैक बोलो तो लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा। ये सब बाकी का खुद वो अपने वेक्टर पे डिपेंड करता है, वो कैसे मैनेज करेगा। इस केस में तुम बॉस हो अभी, राइट, और बाकी का एज यूजुअल है। सो अगर तुम्हारे पास एक ऐसे सिनेरियो आई, सो तुम वापस वो सिनेरियो इमेजिन करो जब तुम्हारे कोवर्कर तुमसे आके कहता है कि हमें कुछ काम करना है ऐसा। तो वो तुमसे कहता है कि भाई वेक्टर का तो अच्छा है पर जो टाइम जाता है उसमें वो पूरा शिफ्टिंग का, तो मुझे वो नहीं चाहिए। और फिर जो फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड करता है वेक्टर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वेरिएबल साइज का, तो वो उसकी भी ज़रूरत नहीं मुझे, पर मुझे ये जो सारी फंक्शंस है वो चाहिए मुझे। तो वो कैसे करूँ मैं? तो तुम उसको बोलोगे सीधा, अरे तुम टेंशन मत लो, हमारे पास स्टैंडर्ड नेम स्पेस में अरे नाम का एक क्लास अवेलेबल है। तो वो तुम्हें वेक्टर जैसे ही फंक्शन देगा अरे के लिए। तो तुम सिंपल अरेज पर भी ये फंक्शन यूज़ कर सकते हो बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड क्लास अरे। ओके, सो एक प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देखते हैं जो, और ऐसे सिमिलर एग्जांपल्स कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इजी लेवल के लिए भी आ चुके हैं पहले। बस यहाँ वहाँ पे जैसे मेरे दोस्त संतोष ने कहा कि बहुत एक स्टोरी बनाता है वो, तो मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया यहाँ पे। ओके, सो प्रोग्राम है हमारा टू फाइंड डुप्लीकेट एलिमेंट्स। सो हम यहाँ पे एक वेक्टर कंसिडर करेंगे ऑफ स्ट्रिंग्स एंड अभी इस फंक्शन को हम पास कर देंगे। तो यहाँ पे कैसे वर्क हो रहा है देखो। तो एक डुप्लीकेट्स का ट्रैक करने के लिए एक अलग सा वेक्टर लिया हमने, उसको सॉर्ट कर दिया यहाँ पे। सो सॉर्टिंग से क्या होगा कि जो भी हमारे एलिमेंट्स है तो मोस्ट सिमिलर एलिमेंट्स विल गेट पोजीशन राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। और जो एलिमेंट्स सिर्फ सिमिलर नहीं और आइडेंटिकल भी है तो वो तो डेफिनेटली साइड बाय साइड एडजेसेंट टू ईच अदर ही आ जाएंगे। तो हमें बस ये देखना है कि एडजेसेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सो ये इस कंडीशन से चेक होगा और हम डुप्लीकेट मतलब हम डुप्लीकेट्स ट्रैक करने के लिए जो वेक्टर बनाए उसमें ऐड कर देंगे और फिर एंड में प्रिंट कर देंगे। ये बस इजी एग्जांपल है, पर इमेजिन कि अरे से करना है तो थोड़ा मुश्किल जाएगा। ओके, सो वी हैव रियली कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड। और जो हमने देखा है उसके बाद अभी सभी को C++ का एक बेसिक अच्छा रिकैप हो गया है। और हमने पहला डेटा स्ट्रक्चर हमारा देखा अरेज, हमने STL भी देखा कि STL हमें क्या फ़ायदा करके देता है, और STL में से पहला डेटा स्ट्रक्चर हमने देखा कि वेक्टर क्या होता है। और जो कि हमने ये सब कर लिया है, नाउ वी आर रियली इक्विप्ड टू गो ऑन एंड टैकल द ईजियर प्रॉब्लम्स ऑफ CP। और कोई भी तुम वेबसाइट या फिर प्लेटफॉर्म यूज़ करके CP स्टार्ट तो कर ही सकते हैं। ओके, सो नाउ we will be proceeding by solving some problems, and for this I'll call my friend Kaustubh to take on and present the next part. गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो। तो बहुत ही अच्छा सा मतलब इंफॉर्मेटिव सेशन रहा, लेकिन मेरे हिसाब से शायद हमने थोड़ा स्ट्रेच कर लिया है और सब लोग थक गए है ना। तो मैं भी एक एक्सरसाइज के तरीके से सब लोग अपना यहाँ पे टीम्स में हैंड रेस कर सकते हैं एक बार, तो मुझे पता चले कि हाँ सब लोग है अभी भी। ओके, 3-4 जन दिख रहे हैं, थोड़े बहुत आना चालू है। ओके ओके, हाँ ऑलमोस्ट सभी के आ गए।
बाकी जिनके नहीं आया, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सबने ऐप बंद कर दिया और पीछे बैकग्राउंड में कुछ और चालू है। ओके, थैंक यू। हाँ तो हर सबको है ना रेज हैंड का ऑप्शन नहीं दिखता। ओह ओके ओके, सॉरी, आई एम जस्ट हाँ तो हम स्टार्ट करते हैं आज। एक मिनट, मैं प्रेजेंट कर लेता हूँ पहले। तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, यप, दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कोड शेफ के एक प्रैक्टिस सम के साथ, जो उन लोगों ने अपनी वेबसाइट पे दिया है। इसका लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया, अगर आप लैपटॉप पे हो और आपको अब भी देखना हो तो अब भी देख सकते हो, वरना हम लोग ग्रुप पे शेयर कर देंगे इसका लिंक। ओके, यहाँ पे दिया होगा। तो हम लोग इसी प्रॉब्लम के साथ बिगिन करते हैं और देखते हैं कि सीपीज में एग्जैक्टली कैसे सम पूछे जाते हैं और कैसे अप्रोच होना चाहिए हमारा। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है? यू आर गिवन एन एरे ए विद साइज n। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा सबको, लाइक सब लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत एरे समझ में आ गया कि एक एरे है ऑफ साइज n शायद हमें एक्सेप्ट करना है, और एंड अ नंबर k, एक k नंबर दिया हुआ है। वो k का काम क्या है वो हम लोग आगे समझेंगे। लेट्स कॉल अ पोजीशन i in between 1 and n valid if after increasing a of I by k it would be greater than the sum of all other elements in the array. Determine the number of distinct valid position। तो ये थोड़ा बहुत समझा, किसी को शायद नहीं समझा। ऐसे ये बेसिक सम है, तो मतलब जो लोग पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं सीपी का एंड ऑल, जो लोग एक्सपीरियंस्ड है उनको समझ में आ गया रहेगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि कोई भी जो एलिमेंट है हमारा एरे में, उसमें अगर हम k ऐड करें तो क्या वो बाकी सारे जितने एलिमेंट्स बचते हैं उनके सम से बड़ा होता है। मतलब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो a ऑफ 0 है उसमें सपोजिंगली हमने k ऐड किया। ओके, तो वो a ऑफ 0 प्लस k बाकी सब के सम से बड़ा है या नहीं है। अगर बड़ा है तो अपना काउंट बढ़ाइए, मतलब वैलिड पोजीशन में काउंट कीजिए उसको, वरना इनवैलिड है वो, उसको काउंट मत करिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अप्रोच कैसे होगा वो देखते हैं। तो पहला है लिटरल अप्रोच। लिटरल अप्रोच मतलब क्वेश्चन जो है उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना, वर्ड बाय वर्ड इंटरप्रेट करना और वर्ड बाय वर्ड उसका सोल्यूशन निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक्सेप्ट एन एन के। ठीक है, एन एक्सेप्ट किया, के एक्सेप्ट किया। ओके, और फिर क्या है, एन साइज डायरेक्ट क्रिएट किया हमने, वो भी ठीक है। फिर हमने क्या किया है, एक इनिशियलाइज अ वेरिएबल काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको इनिशियलाइज कर दिया हमने 0 से। ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, एक मिनट। हाँ, सबको ये प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं, इट इज विजिबल। तुम लीव करके ज्वाइन कर सकते हो एक बार। ओके, तो कंटिन्यू करें। हाँ, तो एक काउंट नाम का वेरिएबल लेके इनिशियलाइज कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिखा फॉर ith एलिमेंट इन द एरे विच इज a of I, calculate the sum of every element in the array leaving the ith element and comparing it with a of I plus k. If a of I plus k is greater than the sum, then increment the count। इसका मतलब क्या है कि वही चीज़ है कि पहले a of 0 लो, उसमें k ऐड करो और बाकी सबके सम्स के साथ उसको कंपेयर करो। अगर सम बड़ा है तो काउंट इंक्रीमेंट मत करो, अगर ये बड़ा है तो काउंट इंक्रीमेंट करो। उसके बाद a of 1 के साथ अगर k को ऐड करोगे तो a of 1 को छोड़ के बाकी सबका एक सम बनाओ और उसके बाद कंपेयर करो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। तो ये हमारा एरे a of 5 तक मैंने कंसिडर किया पहली बार, और यहाँ पे देखिए सम 0 जो है उसमें सम 0 मतलब जो a of 0th एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा।
तो सम 0 a ऑफ 1 a ऑफ 2 a ऑफ 3 a ऑफ 4 a ऑफ 5 का सम है, और इसको कंपेयर करेंगे हम a ऑफ 0 प्लस k के साथ, ठीक है। वैसे ही सम 1 जहाँ पे a ऑफ 1 नहीं है, सम 2 जहाँ पे a ऑफ 2 नहीं है, सम 3 और बाकी का सारा समझ में आ सकता है। तो ये है हमारा लिटरल अप्रोच। यहाँ पे जो है हमने क्वेश्चन को जो है वर्ड बाय वर्ड इंटरप्रेट किया और उसका सोल्यूशन बनाया। अब सीपी में जो है हमेशा जो लिटरल अप्रोच होता है वो बेस्ट अप्रोच हो, ये हो नहीं सकता, मतलब ये ज़रूरी नहीं है। तो जनरली एक बेटर ऑप्शन हमारे पास होता है जो हमारा टाइम बचाए। अब टाइम क्यों बचाना है हमको? टाइम तो हमारे पास बहुत है, मतलब कंप्यूटर 1 ही सेकंड में कर सकता है ये सब चीज़ें, ये सारे कैलकुलेशन कंप्यूटर 1 सेकंड में आपको कर देगा, आपको फ़र्क भी पता नहीं चलेगा। लेकिन सीपी में जब कंपटीशन में आप जाओगे तब आपकी रैंकिंग इसी बेस पे होगी कि आपका प्रोग्राम कितना टाइम लेता है। इट्स इन मिली सेकेंड्स, और मतलब कॉम्प्लेक्स आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना ज़्यादा है उसके बेसिस पे आपको रैंकिंग मिलेगी। तो हम लोग एक बेटर अप्रोच ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक सम कंसिडर करते हैं जो टोटल एरे का सम हो, ठीक है। तो अगर हम लोग सम 0 को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो वो टोटल एरे का सम माइनस a ऑफ 0 है। सम 1 जो है वो टोटल एरे का सम माइनस a ऑफ 1 है, राइट। तो ये सारे अगर देखोगे ना तो मतलब हम लोग एक चीज़ शायद डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो सम ऑफ i है वो टोटल सम माइनस a ऑफ i है। हम कर सकते हैं क्या? किसी को इसमें डाउट्स हैं? ओके, तो इस बेसिस पे हमने एक दूसरा सोल्यूशन लिखा है जो है एक्सेप्ट एन के, ये पहले दो स्टेप्स तो सेम टू सेम है, ठीक है। फिर गेट इट सम, मतलब एरे का सम हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पूरे एरे का सम, फिर एक काउंट बनाएंगे जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब फॉर ith एलिमेंट इन द एरे a ऑफ i, इफ a ऑफ i प्लस k इज ग्रेटर देन सम माइनस a ऑफ i, तो इंक्रीमेंट बढ़े तो काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। ये वही चीज़ है, खाली यहाँ पे ये देखिए सम माइनस ए, ओके। तो हम लोग इसको कोड करने का ट्राई करेंगे कोड शेफ पे, ताकि हमें पता चले एग्जैक्टली कि कोड कैसे करेंगे। तो मैंने लिंक भेज दिया है और ग्रुप पे भी हम लोग भेज देंगे, ठीक है। ये आई गेस विजिबल है सबको, हाँ। तो हम लोग पहले एक बार क्वेश्चन अच्छे से फिर से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो हमने अच्छे से पढ़ लिया था पहले ही, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनपुट कैसे देते हैं। तो इनपुट वो लोग कैसे देते हैं, लाइक उनके टेस्ट केसेस होंगे, हमें खाली प्रोग्राम बना के देना है, टेस्ट केसेस उनके होते हैं, ओके, सीपी में। तो यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन्स एन इंटीजर t denoting the number of test cases. The description of t test cases follows. मतलब जो भी जब भी आप सीपी करोगे, सीपी के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तब ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मैंडेटरी होगा कि ना आपको अपना जो प्रोग्राम है वो t टाइम्स रन करना है। कितना टाइम्स? t टाइम्स। तो उसके लिए पहला इनपुट जो होता है जनरली वो t होता है। तो यहाँ पे इन लोग ने मेंशन भी किया शायद से 2, वो मैं बाद में समझाता हूँ वो क्या है एग्जैक्टली। लेकिन t आप समझ लो कि आपको t टाइम्स अपना प्रोग्राम रन करना है। t टाइम्स रन करना है मतलब एक फॉर लूप लगा के t टाइम्स रन करना है, ओके। द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन्स 2 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स n and k, मतलब हर एक टेस्ट केस का फर्स्ट लाइन जो होगा वो 2 इंटीजर्स कंटेन करेगा, n और k, मतलब पहले n और k मिलेगा, और उसके बाद सेकेंड लाइन पे हमें मिलेगा a ऑफ 1। तो यहाँ पे एक बार हम लोग जो इन लोग ने एग्जाम्पल इनपुट दिया ना वो चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले वो लोग देंगे t, मतलब कितनी बार हमारा प्रोग्राम रन होगा, ओके, 2 टाइम्स। फिर उन लोग क्या देंगे, n और k विच इज 4 and 4। तो n का वैल्यू 4 है
और k का वैल्यू 4 है। ओके, n का वैल्यू 4 है, मतलब एरे में 4 इंटीजर्स होंगे जो इन लोग ने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हुआ हमारा पहला फर्स्ट टाइम, और हम लोग को बोला है कि 2 बार रिटर्न करना है, राइट। सो सेकेंड टाइम क्या है, 4 और 2, और ये है दूसरा एरे। तो ये हमारे हुए 2 रन्स। तो ऐसे हम लोग को सोल्यूशन बनाना है। हम लोग ने सोल्यूशन अच्छे से समझ लिया कि कैसे करना है, तो कोड करते हैं। और आउटपुट कैसा होना चाहिए वो भी एक बार देख लेते हैं। फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट अ लाइन कंटेनिंग 1 इंटीजर द नंबर ऑफ वैलिड पोजीशंस, मतलब वो हमने जो काउंट वेरिएबल हम लोग ने सोचा था उसको ही हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैसे 1 और 0 प्रिंट किया वैसे, ठीक है। तो हम लोग ये सबमिट का दबाते हैं। अब जनरली आप लोग कोड शेफ अगर यूज़ कर रहे हो तो एक टिप मैं देना चाहूँगा, मैं जो यूज़ करता हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था और इस बार भी बता रहा हूँ, कि ना आप जब भी क्वेश्चन खोलो और यहाँ से सबमिट का अगर बटन दबाना है तो डायरेक्टली क्लिक मत करो। प्रॉब्लम ये होगा कि आपके पास रेफ़र करने के लिए अब क्वेश्चन नहीं है। अगर आप रेफ़र करने जाओगे तो आपको बैक करना पड़ेगा, और बैक करोगे तो कोड जाएगा नहीं, सेव हो जाता है, लेकिन फिर भी बैक करना इज़ नॉट सो गुड। तो हम लोग क्या करते हैं, सबमिट पे राइट क्लिक करते हैं और ओपन लिंक इन न्यू टैब करते हैं। ओके, यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, तो आपके पास कोड भी रहता है और क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा इनिशियलाइज करके रखा है स्टार्टिंग से, ताकि लेट ना हो जाए। तो थोड़ा बहुत पार्ट तो आपको कोड शेफ का आईडी दे ही देगा। दिख रहा है क्या ये? हेलो, Yes, Heath, you can continue. हाँ, तो थोड़ा सा पार्ट आपको कोड शेफ का आईडी दे देगा, लेकिन ये पार्ट मैंने ऐड किया है। क्या है ये? इंट टी सी इन टी एक्सेप्ट करो, ठीक है। फिर एक फॉर लूप लगा के टी टाइम्स रन करना है। अब यहाँ पे हम लोग को मेन हमारा प्रोग्राम करना है। तो मेन प्रोग्राम में हमारा होगा क्या, तो सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना है n और k, राइट। तो इंट n और k दे देते हैं, सी इन n k, ठीक है। अब ये एक्सेप्ट हो गया, तो अब एक काम करते हैं, एक एरे बना लेते हैं n साइज a ऑफ n, ये भी हो गया। अब एरे एक्सेप्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। और Heath, if you have the code already ready, can you please explain it? Because we are running out of time. So मेरे सबमिशंस करना पड़ेगा, 2 मिनट लगेगा। आई गेस 2 मिनट सब लोग वेट कर सकते हैं ना, मतलब कोड के साथ फ्लो में जाएंगे हम लोग, तो ओके। yes. ठीक है, तो हमने फॉर लूप लगाया। अब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे सी इन ए ऑफ आई, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया, पूरा एरे एक्सेप्ट हो गया। अब ठीक है, अब हमें जो है सम कैलकुलेट करना है, राइट। तो सम कैलकुलेट करने के लिए एक C++ आपको पहले से फंक्शन लिख के देता है सम नाम का, ठीक है, जो आपको एरेज में सम कैलकुलेट करने के लिए आसान पड़ेगा STL से। लेकिन मैं जो है अपने तरीके से यूज़ करता हूँ ताकि एक इटरेशन कम हो जाए। तो मैंने क्या किया है, एक सम नाम का वेरिएबल बनाया जिसको इनिशियलाइज टू 0 किया है। अब जहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ वहाँ पे ही मैं सम कैलकुलेट भी करता जाऊँगा। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा तो रैंकिंग बढ़ेगी, ठीक है। और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो दूसरा फॉर लगा दिया। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, सिंपल चीज, वही इफ स्टेटमेंट लगाना है। इफ स्टेटमेंट कौन सा, हमारा जो मेन काम करेगा। तो उसमें क्या है, a ऑफ i प्लस k, राइट। ये ग्रेटर होना चाहिए किससे, जो पूरा हमारा सम है माइनस a ऑफ i से, राइट।
ये अगर ग्रेटर हुआ तो क्या करना है, काउंट को इंक्रीमेंट करना है, राइट। अब काउंट हमने डिफाइन नहीं किया तो यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया आई गेस, इतना इजी था। अब हमें खाली आउटपुट देना है, राइट, सी आउट काउंट। अब हर एक आपका जो काउंट है वो न्यू लाइन पे आना चाहिए, तो लास्ट में एंडल कर देना। अब सीपी में याद रखना कि हर बार एंडल यूज करना ही पड़ेगा मोस्टली, तो ये आदत अच्छी है एंडल यूज करने की। आई गेस सब कुछ सही है, ठीक है। एक चीज रह गई, रिटर्न 0, ठीक है। अब ये कस्टम इनपुट का बंद करते हैं और रन करके देखते कोई एरर तो नहीं आ रहा है। कुछ तो एरर है, हाँ ये देखते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग हो गया। अगर एरर नहीं आया तो आप लोग सही कोडर नहीं हो, सही प्रोग्रामर नहीं हो, तो एरर तो आनी चाहिए। एक एरर हटाओ तो 4 आ गए, क्या है ये? Yes. Add one more bracket there at the end. Yes. Oh. आप लाइन नंबर 339. Close that open bracket, right? 23, line number 23. 23 के बाद, हाँ सॉरी, थैंक यू सो मच। तो रन टाइम एरर आया, मतलब आई गेस सब कुछ सही है। अब हम लोग इनपुट एंटर करेंगे। इनपुट कहाँ एंटर करेंगे, तो यहाँ पे एक बार देखो, ये कस्टम इनपुट का टिक बॉक्स है, वो चेक करो और क्वेश्चन पे पेस्ट रन। अब आंसर आना चाहिए 1 और 0, ये इनपुट आउटपुट 1 और 0। सो मेरे हिसाब से सही है सोल्यूशन, तो सबमिट कर देते हैं। सबमिट हो ही जाएगा मेरे हिसाब से। एरर्स भी आ सकते हैं कुछ कुछ बार, लेकिन जनरली हमारा तो सही लग रहा है। हाँ, तो 100% का टोटल स्कोर 100%, तो सही है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो यही सम, और आपके पास शायद बेटर अप्रोच हो, नो वन नोज। तो हाँ, अगर आपके पास बेटर अप्रोच हो तो आप अपना सोल्यूशन शेयर करिए, और ये क्वेश्चन और सोल्यूशन हम लोग ग्रुप पे भेज देंगे। थैंक यू सो मच। तो मैं अब पास ऑन करूँगा सेशन संतोष को। So Santosh, please. Yes, thank you, Heth, Kaustubh and Vishwajit. Actually, you explained everyone the concept of array, the problems which are related to arrays in very depth and in very clear manner, so that everyone here who is present here till now has understood the concept of array and how to approach a problem related to array. Thank you so much, Heth, Kaustubh and Vishwajit. I think मैं पर्सनली सबको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सभी स्टार्ट करते हैं, ओके, लेकिन सभी 3 स्टार 6 स्टार या फिर छोड़ो 3 स्टार 6 स्टार तो छोड़ ही दो, 2000 हो या 1000 हो, उतने रैंक पे आ नहीं पाते। क्यों नहीं आ पाते हैं? बिकॉज द मेन थिंग दैट लैक्स इन देम इज द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक वो होती है जो उसमें लैक करती है। कंसिस्टेंसी मतलब रोज तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, या फिर तुमने एक शेड्यूल बना दिया, एक टाइम टेबल बना दिया कि मैं इस टाइम से इस टाइम पे करूंगा, ये कंसिस्टेंसी नहीं होती है। कंसिस्टेंसी मतलब वो होती है जो तुम कर रहे हो वो कितने अच्छे से कर रहे हो और उसकी समझ तुम्हें कितनी है, और तुम्हें ये रेगुलरली रखना पड़ेगा। रेगुलरली तो तुम्हें रखना पड़ेगा, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें पता होना चाहिए। हर बार जो तुम कर रहे हो कुछ नया सीख रहे हो क्या, वो उसका आइडिया तुम्हें होना चाहिए। ओके, तो वो जो ऐसे फॉलो करते हैं ना, वही आखिरी तक टिकते हैं। ओके, जैसे हम आज के सेशन में भी देख सकते हैं, शायद स्टार्टिंग में बहुत सारे जन थे, लेकिन एंडिंग तक कुछ ही लोग थे जो शायद अपने रेगुलर लाइफ में भी कंसिस्टेंट होते हैं, ओके, अपने चीजों को लेकर। सो मैं आप सभी के लिए
कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा क्योंकि आप एक सही पाथ पे चल रहे हो। ओके ना ही यही सेशन, शायद आप रोज कुछ वर्क करते हो, आपको रोज कुछ नया सीखते जाते हो। ओके, सो बी कंसिस्टेंट, इट विल रियली हेल्प यू। और जैसे मैंने सेशन के स्टार्टिंग में भी बोला था, हमने थ्योरी देख लिया, हमने प्रॉब्लम वॉक थ्रू देख लिया, हमने कैसे अप्रोच करना है वो भी देख लिया। तो हम अभी कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। एक ही प्रॉब्लम मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक प्रॉब्लम पे हम सब डिस्कस करते हैं, अपना अपना अप्रोच रखते हैं। शायद किसी का बहुत अच्छा अप्रोच हो, शायद किसी का बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच हो, इजी अप्रोच हो। यू नो, जब सभी अपना अपना थॉट प्रोसेस रखेंगे ना, तो अलग अलग लोगों को भी ऐसे लगेगा, अरे हाँ मैं तो ऐसे भी कर सकता था, ऐसे भी कर सकता था। सो यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ। ओके, सो आई वुड लाइक विश्वजीत टू प्लीज शेयर द स्क्रीन। Vishwajit, could you please share the screen? Okay. Okay, is it visible now? Yes. Thank you, Vishwajit. So now, as I said, every time in competitive programming, the question is in a form of story. Okay. So here there is a story for us, right? We'll just read it out. Chef in the sense code chef. Yes, this one. The chef was recently watching Modi ji's speech. Yes, okay. And he had a perfect array of integers. Perfect array of integers. What is perfect array of integers? We'll just see. Okay. A perfect array is one in which sum of odd index in the sense 1, 3, 5, 7, right? Odd index elements equals to the sum of even index elements. मतलब एलिमेंट्स जो 1 या 3 या 7 या 5 पे है, उनका सम 0, 2, 4, 6 से इक्वल होना चाहिए इनके सम से। ओके, मतलब अगर हमारे पास 4 एलिमेंट है, लाइक 0, 1, 2, 3। ओके, 0, 1, 2, 3 हमारे इवन इंडेक्सेस पे कौन से है? 0 और 2 है। ओके, और हमारे ऑड इंडेक्स पे 1 और नो सॉरी, आई थिंक 0, 1, मैं कहीं गलत जा रहा हूँ। 0, 1, 2, 3। ओके, तो हमारे इवन इंडेक्स पे कौन से है? 0 और 2, और हमारे ऑड इंडेक्स पे 1 और 3। तो इनका दोनों सम अगर इक्वल आया, जैसे 1 + 3 तो 4 हो रहा है, 0 + 2 तो 2 हो रहा है, तो इनका सम इक्वल नहीं है, तो ये परफेक्ट एरे नहीं है। तो आई थिंक तुमको समझ में आ गया परफेक्ट एरे क्या होता है। ओके, एज सून एज मोदी जी अनाउंस्ड द लॉकडाउन, ही वाज शॉक्ड एंड लॉस्ट वन ऑफ हिज एलिमेंट्स इन द एरे। तो मोदी जी जैसे उन्होंने लॉकडाउन के बारे में बताया, तो फिर उनके एरे में से वो एक एलिमेंट छूट गया शॉक में। ठीक है, तो फिर ऐसा हो गया कि वो एरे अभी परफेक्ट नहीं है। पहले उनका एरे मस्त परफेक्ट था, लेकिन अभी उनका एरे जो है वो परफेक्ट नहीं है बोलते। तो फिर अभी मोदी जी को अपनी जरूरत है। सो इन ही नीड्स आवर हेल्प। You are given an array of n integers. You need to add exactly 1 integers in the beginning of array so that it becomes perfect. So मोदी जी ने भी वहां पर दिखाया कि एक एलिमेंट मेरा खो गया है, वो मुझे ऐड करके बताओ। सो हमको मोदी जी को एक ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो हम अभी इस पे डिस्कस करते हैं कि ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कैसा होगा, मतलब हम कैसे वो कर सकते हैं। सो कोई भी किसी को भी लगता है कि मैं इसका थोड़ा स्टार्ट कर सकता हूं, तो वो प्लीज स्टार्ट करें, हम और इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, जहां तक अभी मेरे को पता है, एरेज का तुमको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा, कैसे उस पे वर्क किया गया है वो तुमको आइडिया होगा। ओके, कैसे उसका साइज कैसे डिफाइन किया जाता है वो सब तुमको आइडिया होगा। ओके, सो मैं चाहता हूं कि हम अभी स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी इसके डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। ओके, ताकि मोदी जी को उनका वो एक नंबर जो छूट गया है वो मिल जाए। ओके, सो कोई है जो मतलब वॉलंटियर करना चाहेगा कि हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं? जस्ट स्टार्टिंग बताओ, फिर हम हल्लू हल्लू जाते हैं, कैसे उसका अप्रोच है, कैसे करना है, हम सब कुछ देखते हैं और ऑप्टिमाइज्ड वे में करके मोदी जी को अपना इंटीजर पास कर देते हैं। ओके, हेलो, हाँ कृष्णा बोलिए। हाँ, में एक अप्रोच है, अपन सबसे पहले ऑड इंडेक्स एलिमेंट्स का सम निकाल लेंगे और फिर इवन का वैसे ही निकाल लेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, तो जितने का गैप बनेगा वो ऐड कर देंगे, वो वाला नंबर ऐड करेंगे। हाँ, मतलब तुम बोल रहे हो कि हम पहले ऑड का सम ले। ओके, हाँ, जैसे फिर मतलब 1 + 3 है ना? हाँ, मतलब ऑड जितने भी ऑड इंडेक्स एलिमेंट है उनका सम लेंगे और फिर इवन वालों का लेंगे और उनके बीच, दोनों के सम के बीच में जितना भी गैप क्रिएट हो रहा है, जितना भी डिफरेंस है, वो वाला एलिमेंट ऐड कर देंगे एट इंडेक्स 1, 0 ऐसा। ग्रेट, ये तो मतलब कृष्णा, मुझे लगता है कि तुम्हें ये सेशन का बहुत ज्यादा फायदा और तुमको सही अप्रोच तुमने पकड़ लिया। और किसी के पास और कोई अप्रोच हो कि नहीं,
हम ऐसे भी करते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम को बहुत से तरीके से सॉल्व किया जाता है। ओके, तो और किसी के पास और कोई अप्रोच है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, ट्राई, गलत हुआ तो भी चलेगा, अगर मोदी जी को वो एलिमेंट नहीं मिला तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस हमको अप्रोच आना चाहिए कि हम सही अप्रोच में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्या हमने जो अभी तक सीखा, अभी तक जितने तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे लिए इतना मेहनत करके ये सब बताया, क्या वो थोड़ा बहुत तुम्हारे काम में आएगा? ऑब्वियसली आएगा अगर तुम इसको फॉलो करोगे, लेकिन अभी तक कुछ समझ आया ये हम टेस्ट करते हैं। हेलो, यस। ये मेरा कि जैसे अभी स्टार्टिंग जैसे जो एलिमेंट्स था उसके इंडेक्स 0 1 2 3 4 होंगे, पर जब उसके अंदर एक नंबर कर जाएंगे तो जो इंडेक्स हो जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब स्टार्टिंग में न्यू एलिमेंट है, तो जो इवन इंडेक्स है, जो पुराने इवन थे, अब वो नए ऑड बन जाएंगे। नो, एक्चुअली क्या है ना, एक सपोज 4 एलिमेंट्स थे, राइट? इट वाज अ परफेक्ट वन, लाइक 2 1 2 3। ओके, 2 1 2 3 ये परफेक्ट है। 2 + 2 4 है, 1 + 3 4 है। ओके, ये परफेक्ट है। अभी मोदी जी ने इसमें से एक एलिमेंट उनका शायद कहीं तो गिर गया, मतलब अभी कितने बचे इसमें? 3 एलिमेंट्स बचे ना, तो उनको वो एलिमेंट चाहिए, उनको पोजीशन से कुछ लेना देना नहीं चाहिए, उनको बस ये बताना है कि अरे मेरा कौन सा एलिमेंट गिरा, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो बस हमको ये बताना है कि मोदी जी आपका 2 नंबर का एलिमेंट गिर गया, ठीक है, और अरे में 1 2 3 थे वैसे ही, तो अभी अगर आप 2 डाल लोगे उसके एग्जैक्ट पोजीशन पे तो वो सेट हो जाएगा। तो हमको बस इसके लिए ही सोचना, जैसे कृष्णा ने हमको एक आइडिया दिया कि हम सम ऑड का सम करेंगे, इवन का सम करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो अपना आया वैल्यू वो हम डाल सकते। तो इससे अलावा कोई आपके पास सॉल्यूशन है क्या, या फिर कुछ अलग तरीके से जा सकते हैं क्या? वी जस्ट नीड एन एलिमेंट। ओके, जैसे और अगर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं तो यू नीड टू ऐड एग्जैक्टली 1 इंटीजर इन द बिगिनिंग ऑफ द अरे सो दैट इट बिकम परफेक्ट। मतलब हमको इससे ये भी एक क्लू मिल रहा है कि मोदी जी ने पहला ही एलिमेंट गिरा दिया। ओके, तो हमको उधर ही ऐड करना है। तो मोदी जी का पहला एलिमेंट गिर गया है, हमको पहला एलिमेंट क्या है वो बताना है। कृष्णा ने तो एक अच्छा खासा और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है शायद वो दे दिया है। और कोई ऐसे अप्रोचेस है जो तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं, तुम शेयर कर सकते हो? या फिर सभी कृष्णा के उस सॉल्यूशन से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है और हम वही मोदी जी को देकर उनका एलिमेंट ढूंढने में मदद कर सकते हैं? ओके, इज एनीवन देयर जो अपना अप्रोच बताना चाहेगा? ओके, जो भी कृष्णा के सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड है प्लीज वो अपना हैंड रेस करे। मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ इसके सॉल्यूशन से। यस यस, तो शायद ये बाकी जो हैंड रेस नहीं कर रहे शायद वो है नहीं, या फिर उनके इसमें हैंड रेस नहीं दिख रहा है। अगर हैंड रेस नहीं दिख रहा है तो अगर चैट का ऑप्शन है वहां पर भी तुम मैसेज कर सकते हो, यस आई एग्री, या फिर यस यस वाई यस, कुछ भी, क्योंकि हमको लगे कि सब कृष्णा को सपोर्ट कर रहे हैं। कृष्णा जी जो सोचा वो सही सोचा, और हम भी एक्चुअली वही सोचने वाले थे, लेकिन कृष्णा ने जल्दी हाथ उठा लिया, या फिर जल्दी वो उसने आंसर कर दिया। ओके कृष्णा, बहुत सारे लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं और तुमने बहुत सही आंसर दिया और जल्दी से दिया। अगर तुम ऐसे ही कंसिस्टेंट बन रहोगे सभी को, अगर तुम्हारे पास सॉल्यूशन भी नहीं आएगा, आज तुमको ये सॉल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन कल जब तुम सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखोगे ना तो जरूर तुमको क्लिक होगा। ओके, तो मैं तुमसे यही एक तुमको सजेशन दूं, एज अ सीनियर या एज अ फ्रेंड, मैं तुमको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि बी कंसिस्टेंट, और तुम्हारे लिए रेगुलरली ऐसा कुछ सेशंस आने वाले हैं। तो अगर तुमको लगता है कि तुम उसमें प्रो हो, तुमको आता है वो, तो तुम खुद आगे आकर समझा सकते हो। इससे तुम्हारा और एक मैं फायदा बताता हूँ। देखो, हमारे कॉलेज में जो प्लेसमेंट्स होता है उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो कम्युनिकेशन स्किल्स इन द सेंस तुम्हारे मन में जो है वो तुम्हें बताना आना पड़ेगा। दिस इज व्हाट दे मेंशन। ओके, तुम्हारे मन में जो प्रोसेस, अभी तुमको कोड एक्सप्लेन करना है या फिर कोई लॉजिक बताना है, तो तुम्हारे मन में जो है वो तुमको आना पड़ेगा, बताना आना पड़ेगा। तो जब तुम ऐसे सेशंस में पार्ट लोगे, अपना नॉलेज शेयर करोगे, तो तुम उसमें भी इंप्रूव होगे। ओके,
और तुम एक अच्छा कंट्रीब्यूशन भी दोगे। सो अगर हम हर वक्त पोस्ट करेंगे, अगर कोई वॉलंटियर करना चाहेगा तो वो जरूर आके वॉलंटियर करे। एंड आई थिंक आज का सेशन उतना इफेक्टिवली गया, तुमको एरेस के बारे में अच्छा खासा समझा, और हम जल्दी ही शाम 6 बजे तक तुमको एक पीडीएफ भेजेंगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एरेस से रिलेटेड, जो बड़े बड़े बिग जेट्स में पूछे गए हैं। तुम वो सॉल्व करके सॉल्यूशन अपने ग्रुप में डाल सकते हो। और कोई डाउट हो इस सेक्शन से तुम जरूर वो पूछ सकते हो ग्रुप पे, और आगे के सेशंस के बारे में और हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, आपने अपना इतना टाइम दिया और ये सेशन अटेंड किया। थैंक यू सो मच। एंड इस सेशन के बाद एक फीडबैक फॉर्म भी दिया जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि सभी वो फीडबैक फॉर्म भरे, ताकि हम हमारे सेशंस आगे के और अच्छे से इंप्रूव कर पाए और अच्छा कंटेंट यानी नॉलेज तुम्हारे पास ला सकते। ओके, सो प्लीज फिल द फीडबैक फॉर्म और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ऐसा कुछ अच्छा हो रहा है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अपने कॉलेज में, तो ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते। सो थैंक यू एवरीवन। अभी आप थैंक यू संतोष। थैंक यू अमन, थैंक यू सो मच। So please fill the feedback form and be consistent. Be consistent. Today or tomorrow, you will reach the level you want in competitive programming, or the job you can achieve the job you want. Okay, you can just shall we end the session? Rohit, किसी को और कुछ क्वेश्चंस Yes, पूछना yes. है, कुछ डिस्कस करना है तो रुक सकते हो। हाँ ये किसी को कुछ क्यूरियोसिटी है आगे हाँ क्या होने वाला है, कुछ डाउट्स है मन में, कुछ भी हो तो बात कर सकते हैं अभी। Otherwise, we will proceed with ending the meeting. I think we should Okay, then thank you everyone for attending, and especially those who stayed till the end. We look forward to see you again, and hopefully we will have something better, more interesting, something we can learn even more from. Thank you everyone.